ठीक है। तो अभी हम शुरू कर देते हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनको एंटर करता हूँ। ठीक है। फेसबुक पर भी लाइव शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो सब लोगों का स्वागत है। पहली बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं इसमें। अभी दो चीज़ें। पहली बात तो ये, जिसको जो टाइटल दिया गया है री इमेजिनिंग गवर्नेंस, ये टाइटल झगड़े साहब ने दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई तो भी अच्छा टाइटल चाहिए था। हम बार बार सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देते रहते। बात सही है कि गवर्नमेंट की, पॉलिटिशियंस की कुछ गलती ज़रूर है, लेकिन अभी हमें सिर्फ उनको दोष देकर चलेगा नहीं। जैसे कि शैलेश जी कहते हैं कि ये देश महान नहीं है, लेकिन ये दोष मेरा है। झगड़े साहब कहते हैं कि आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट। ये चीज़ें सिर्फ बोलने की नहीं, ये चीज़ें सिर्फ हमें अपनाने की चीज़ें। तो आज से हम ये अपनाने जा रहे हैं। हम सिर्फ उंगली नहीं दिखाई, तो उंगली इसलिए दिखाएंगे कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस हिसाब से इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया गया है। इससे आगे हम खुद, गवर्नमेंट चाहे, प्रशासन चाहे या ना चाहे, हम उनको मदद के लिए, उनको सजेशन के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये सब करने कैसा है, इसके लिए हम आज तीन लोगों का इस पर मार्गदर्शन लेने वाले हैं। शैलेश जी तो आपको पता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। उनके डिसीजन कंट्रोवर्शियल भी थे और उन्होंने बहुत फास्ट डिसीजन भी दिए। उनके कुछ चीज़ों पर कुछ लोगों के आक्षेप भी रहते हैं, जैसे कि ओपन क्या क्या होना चाहिए नहीं उस पर वगैरह वगैरह, या तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वगैरह वगैरह। और झगड़े साहब ने तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। पुणे में जो ओपन गवर्नमेंट होना चाहिए, उसकी पहल मेरे ख्याल से पुणे से भी पहले उन्होंने, वो जब रत्नागिरी में कलेक्टर थे, उन्होंने वहाँ शुरुआत की थी। और तब से जब पुणे में आए तो हमने थोड़ा सा, अगर अच्छे अधिकारी मिल जाते तो हम थोड़ा सा उनको पुश कर देते। तो पुणे में ओपन डे और आरटीआई लाइब्रेरी करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ उन दिनों में दिक्कत आई, उसके बावजूद हम वो कर पाए। ऐसे झगड़े साहब हमारे साथ आए। तीसरे जो हमारे पैनलिस्ट है वो है कचरे साहब। वैसे तो बाकी सब लोगों को पहचानते हैं। कचरे साहब एक ऐसे आदमी है जो आरटीआई सेल के प्रमुख थे। बाकी वो एडिशनल कलेक्टर वगैरह थे। लेकिन उनको जो प्रोएक्टिव कानून जो हमारे राज्य में, देश में आते, उसका उनको अच्छा खासा अनुभव है। उसका वो करने में, उसके रूल्स बनाने में, उसके बाद उसका ऑडिट करने में कचरे साहब का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो कचरे साहब भी हमारे साथ है। हमें अब तीन मुद्दे पर करना है कि अभी हालात क्या है, हमें इससे कैसे बाहर आना है और आगे क्या करना है। हर एक पैनलिस्ट, मुझे लगता है कि जितना चाहे टाइम ले सकता है, लेकिन हर एक पैनलिस्ट मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बोलेंगे। उसके बाद कुछ सवाल जो लोगों से मेरे पास आए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और बाकी पैनलिस्ट फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है वो सवाल पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं शैलेश गांधी साहब से, क्योंकि शैलेश गांधी साहब ने बहुत बार बोला है कि लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन लोगों को आने में क्या क्या दिक्कतें आती है और आज के हालात क्या है, इस पर मेरे ख्याल से शैलेश गांधी साहब आपसे शुरू कर देते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ को होस्ट किया क्या? कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हम सारे लोग, जो नए लोग हैं, वो समझ ले कि हम थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए यंग बच्चों को। मातारे सब कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आपको अभी होस्ट बन गए आप अभी। We are all young, please. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Criticize the exception. शैलेश जी, आप अभी होस्ट है, आपका होने के बाद मुझे फिर से होस्ट बना दीजिएगा। अभी सारे कंट्रोल आपके पास है। लेकिन आप को होस्ट बना सकते हैं। लेकिन को होस्ट का फैसिलिटी अभी मुझे नहीं दिखा, वही मैं देख रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अभी शैलेश जी शुरू कर दीजिए। मगर मेरे को शेयर स्क्रीन अलाउड नहीं कर रहा है। अरे आप होस्ट है अभी। आप मगर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ऐसा आता है। आपको स्क्रीन शेयरिंग भी करना पड़ेगा। आपने उनको होस्ट बना दिया, पहले उनको स्क्रीन शेयरिंग चालू करना होगा।
आप स्क्रीन शेयरिंग चालू कर दीजिए ना। वो मना कर रहा है, बोलता है होस्ट डिसेबल्ड, ऐसा बोलता है। अच्छा अभी नहीं, शायद अभी हो गया। अभी तक जोशी साहब होस्ट नहीं बने। अभी हो गए ना, अभी हो गए ना आप होस्ट। नहीं, यहाँ पे तो नहीं बता रहा है। नहीं नहीं, आपका अभी स्कोर, अभी हो गया। अभी शैलेश जी उन्होंने सभी को किया, तो आपको आएगा ही। आप स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर दीजिए बस। अभी अभी आया। हाँ, आ गया आ गया। आ गए आ गए आ गए। ओके। अच्छा, तो मेन मुद्दा ये है कि री इमेजिनिंग गवर्नेंस में मैं भी सहमत हूँ झगड़े साहब जो बोल रहे हैं और विजय जी कह रहे हैं। फर्स्ट कांग्रेचुलेशंस विजय जी कि ये कॉन्सेप्ट सोचा और इसको आगे बढ़ाया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, और हम सबको इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। कानून, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कानून हम बहुत बढ़िया बनाते हैं। जनता नॉर्मली पॉलिटिकल क्लास को सबसे गाली देती है ज्यादा, वो बेकार है, ये है, वो जो भी है, मगर अपने पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स कानून बहुत अच्छे बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में मार खाते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन में शायद हमारी भी कहीं गलती है कि हम भी उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश तक नहीं करते हैं। वो ऐसे ही चलता है, हम भी कानून तोड़ के चलाते हैं। सब लोग कानून के बगैर अगर काम करेंगे तो कोई बात नहीं बनती है। तो मैं आज बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के एक बहुत ही महत्व के कानून की, जिसको मैं कॉन्फिडेंशियल कानून बोलता हूं। कॉन्फिडेंशियल इस वजह से कि कॉन्फिडेंशियल कानून नहीं होता है, मगर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, लोगों को जानकारी नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जितना ही पावरफुल एक्ट है और बन सकता है अगर इसकी अमलीकरण रीजनेबल हो। बिल्कुल अमलीकरण नहीं हो रही, जैसे आरटीआई भी परफेक्ट नहीं है, मगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए उसके कुछ अमल होता है, परफेक्ट अमल नहीं होता है, ये मैं मानता हूं। मगर ये कानून का ऑलमोस्ट रेयर कोई अमल आप दिखेंगे, और ये कानून इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये ज्यादा पावरफुल है, आरटीआई एटलीस्ट इक्वल है। और अगर हमने इस कानून का अमलीकरण करवा लिया तो मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र का गवर्नेंस कंप्लीट चेंज हो जाएगा। शासन जो आज है उससे बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। जो हम बात करते हैं कि सिटीजन को एम्पावरमेंट होनी चाहिए, सिटीजन को पावर देनी चाहिए, ये कानून ये सप्लाई करता है। सिटीजन को रिस्पेक्ट, सबसे बड़ा आरटीआई भी सिटीजन को रिस्पेक्ट दिलाता है, क्योंकि वो पीआईओ कुछ ना कुछ जवाब देता है। हर केस में नहीं, आजकल 50-60% केस में कुछ ना कुछ तो जवाब देता है। मतलब आपने कुछ मांगा तो आपको उतना रिस्पेक्ट तो मिला कि भाई आप आदमी है, आपको जवाब देना आपका अधिकार है। मगर ये कानून उसके आगे जाता है, और इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बात बताना चाहूंगा। इस कानून का नाम बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ये कानून आया अन्ना हजारे के फास्ट की वजह से। 2003 में अन्ना हजारे अनशन पे गए थे आजाद मैदान में, और उनकी अलग और भी डिमांड थी, आरटीआई एक्ट के लिए डिमांड थी उनकी, कुछ करप्शन चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड थी। वो सब डिमांड्स सरकार ने एक्सेप्ट कर ली, और सम फनी रीजन आरटीआई एक्ट बन गया, और इसका ऑर्डिनेंस इशू हुआ उस वक्त। उसके बाद ऑर्डिनेंस एक बार रिपीट हुआ, और 2006 में ये कानून पास हो गया। मगर बहुत फनी चीज हुई, 2006 तक गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी समझना शुरू हो गए थे कि आरटीआई एक्ट बहुत पावरफुल है। तो अब ऐसा दूसरा पावरफुल कानून लोगों के हाथ में देना बहुत तकलीफ वाला उनको लगा। तो मैं मानता हूं कि इसलिए उन्होंने 14 शब्दों का नाम दे दिया कि जो याद भी नहीं रह सकता है। मैं इसको एक्ट 21 ऑफ 2006 शॉर्ट में कहता हूं। मराठी में इसको दफ्तरी दिरंगाई का कानून भी कहते हैं, मैं इसको ट्रांसफर चार्टर्स एंड डिलेज एक्ट कहता हूं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक है ट्रांसफर्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा जाएगा। दूसरा है सिटीजन्स चार्टर, एंड तीसरा है डिलेज का। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। सिटीजन्स चार्टर सेक्शन 8 कहता है एवरी ऑफिस और डिपार्टमेंट मस्ट पब्लिश सिटीजन्स चार्टर विद इन 6 months। और सिटीजन्स चार्टर मतलब क्या, ये सेक्शन 2A में लिखा है, सिटीजन्स चार्टर मीन्स अ लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ऑफिस और डिपार्टमेंट टुगेदर विद द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी और सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। दिस शुड बी अपडेटेड इन May each year with inputs from public। अगर हम इसको अमल करवा लें, सिटीजन्स चार्टर अगर हर साल
रिपीट हो, इंप्रूव होता जाए, और उसमें लिखा हो कि क्या सर्विसेज वो डिपार्टमेंट मस्ट मीन्स अ लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ऑफिस। जो ऑफिस जो सर्विस देती है वो लिस्ट करने का, और वो कैसे मिलेगा, उसकी टाइम लिमिट क्या, और अगर हम इसको परस्यू करें तो ये भी हम डलवा सकते हैं कि अगर नहीं फुलफिल हुआ तो इसके लिए किसको अप्रोच करना, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। मगर इसका बहुत नाम के लिए अमल हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने सिटीजन चार्टर बनाए, उसको कभी अपडेट नहीं किया है, न कोई देखता है न इसको मानता है। मैं मानता हूं ये बहुत ही पावरफुल है, जिसको हमें एक्टिवेट करवाना चाहिए। अभी जो मेन मुद्दे की बात, जो ज्यादा हमें डिपार्टमेंट को भी करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 9 and 10 हम देख लें। The head of every office or department shall determine as far as possible 3 levels of submission for taking final decision on all matters pertaining to that office or department. 10. Disciplinary action. Every government servant shall be bound to discharge his official duties in the official work assigned or pertaining to him most diligently and as expeditiously as possible. मगर ये बहुत महत्व का है अभी। Provided that normally no file shall remain pending with any government servant in the department or office for more than 7 working days. सरल शब्दों में कहूं तो 10 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज है, उसको करीब करीब सैटरडे संडे पकड़ के 10 वर्किंग डेज के करीब हो जाएगा। कोई भी टेबल पे फाइल 10 दिन के ऊपर नॉर्मली नहीं रहनी चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में रह सकती है मगर नॉर्मल नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत कॉमन है कि आज सिटीजन कुछ अप्लाई करता है या कंप्लेन देता है या रिप्रेजेंटेशन देता है, पहले तो उसको देखता ही नहीं है कोई सरकारी दफ्तर में, ये कॉमन अकरेंस है, कोई देखता ही नहीं है, ऐसे ही एक साइड पे रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। फाइल जब किसी सरकारी ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय के पास जाती है, इट इज मेंट टू बी डेल्ट विथ, नॉट मेंट टू सिट एंड हैच एग्स। वो वहां पे अंडा नहीं देने वाली मुर्गी के जैसा, उसको वहां से मूव होना चाहिए और 10 दिन के अंदर उसको देख के उस पर कुछ न कुछ निर्णय लेके उसका क्या करना है कुछ नक्की होना चाहिए। Provided that also in respect to the files not required to be referred to another department, the concerned department shall take the decision and necessary action in the matter within 45 days. And in respect of files required to be to another department, decision and necessary action shall be taken within 3 months. मतलब 90 दिन के अंदर तो कोई ना कोई निर्णय ले ही लेना चाहिए। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की बात नहीं है तो 45 दिन के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। अब लोग कहते हैं फाइल मतलब क्या? हर चिट्ठी, हर कंप्लेंट, हर रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिटीजन इज अ फाइल फॉर द गवर्नमेंट। या तो उन्हें ये कहना चाहिए कि हम वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देते हैं, कहें वो चाहे तो। इसके आगे हम देख लें सेक्शन 10, any willful or intentional delay or negligence in the discharge of official duties or in carrying out the official work assigned or pertaining to such government servant shall amount to dereliction of official duties and shall make such government servant liable for appropriate disciplinary action. ये बहुत महत्व का है। अगर टाइम से ज्यादा लग गया तो कोई ना कोई जिम्मेदार है, जवाबदेह है और उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करने की जरूरत है। एक चीज समझ लीजिए, आरटीआई एक्ट में पेनल्टी प्रोविजन है, वो दांत है आरटीआई एक्ट के, उसमें भी डिसिप्लिनरी एक्शन कमिश्नर सिर्फ रेकमेंड कर सकता है। ये कानून डायरेक्ट कहता है कि अगर काम बराबर नहीं किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होना चाहिए। और ये मैं अनुभव से अपना कहता हूं कि जब मैं सरकारी अमलदारों पे पेनल्टी लगाता था उनको बुरा लगता था, वो बोलते थे नहीं सर ऐसा वैसा, मगर जब डिसिप्लिनरी एक्शन रेकमेंड करने की बात करता था तो वो बहुत चौंक जाते थे, नहीं सर डिसिप्लिनरी एक्शन मत रेकमेंड कीजिए। नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर फियर्स डिसिप्लिनरी एक्शन फार मोर देन अ फाइनेंशियल पेनल्टी। और आरटीआई एक्ट में भी डिसिप्लिनरी एक्शन का रिकमेंडेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट कानून कहता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करना चाहिए। The concerned competent authority on noticing or being brought to its notice any such dereliction of duty on the part of any government officer, after satisfying itself about such dereliction on the part of such government servant, shall take appropriate disciplinary action against such defaulting government servant under the relevant disciplinary rules, including taking entry relating to such dereliction of duty in the annual confidential report of such government servant. आरटीआई एक्ट में जब पेनल्टी लगती है, मोस्ट गवर्नमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इट ऑन द
एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और द सर्विस रिपोर्ट, वो उस दिन हुआ, पैसा भरा, खत्म हो जाती है बात. All applications, complaints, representations are files. Section 10, no file should remain with any officer for more than 7 working days, about 10 calendar days. For all files which do not require reference to another department, decision and necessary action should be taken within 45 days या 90 दिन में. If the files have to be, if there is any delay and it is brought to the attention of the head of department, he must initiate a preliminary inquiry and order disciplinary action if required. Act 21 working must be subjected to administrative audit every year as per section 12. हर साल administrative audit करना चाहिए, ये कानून का प्रावधान है section 12 में. Rule 36 कानून का कहता है, the concerned head of office, department or noticing or being brought to his notice any dereliction in providing service and facilities will hold and complete the preliminary inquiry within 15 working days. If it is found that the concerned officer or employee has shown habitual or willful or intentional delay or negligence in discharge of official duty, the recommendation of departmental inquiry shall be forwarded to the competent authority. The competent authority shall issue order of departmental inquiry as per the relevant rules. When the delay which violates these timelines is brought to the notice of the competent authority, he must carry out a preliminary inquiry within 15 working days, about 20 days. मतलब ये बंधन कारक है कि उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए. ये मान लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं वो इंक्वायरी करके बोलेंगे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ कारण देंगे. हजारों कारण बात ऐसा कारण दे सकते हैं क्या? हजारों डिपार्टमेंट्स ऐसा कर सकती हैं क्या? मेरे हिसाब से नहीं कर सकती है अगर हम इसको इस्तेमाल करें. For municipal corporations, incidentally, Act 21 of 2006 does not apply, but Section 64C of Mumbai Municipal Corporation Act has provisions similar to Section 10. And for other municipal corporations in Maharashtra, Section 72C of the Maharashtra Municipal Corporations Act apply करते हैं. एक छोटा सा ड्राफ्ट दिया है जो सिंपल तरह से, if a complaint representation application has not been responded to for 45 or 90 days, send a letter to the secretary head of the department along the following lines. This is a draft कि भाई this is easy करने को कि, और इस ड्राफ्ट को हिंदी मराठी में भी ट्रांसलेट हो सकता है और भी कोई ड्राफ्ट हो सकता है. ये एक सिंपल ड्राफ्ट बनाया गया है. We shall call it complaint under section 10 of the Act 21 of 2006. अगर water connection, repair permission, change of address, complaint of unauthorized construction, pension for over 90 days नहीं मिला है, तो ये दिया जा सकता है. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को 64C ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लागू हुआ और महाराष्ट्र के दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 72C ऑफ महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है. और यदि इसका रिस्पांस नहीं मिले, 99% इसका रिस्पांस नहीं मिलता है, मैं आपको ये बता दूं, तो आप कहेंगे ऐसा फालतू कानून क्यों बताते हैं? कानून वो है जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर पास करता है और उसके रूल्स बना देते हैं. इसके रूल्स चूंकि सरकार को ये लगा कि ये बहुत तकलीफ देगा, उन्होंने 7 साल लगा दिए रूल्स बनाने को. 2013 नवंबर में इसके रूल्स बने, बट अब ये इम्प्लीमेंटेबल है. मगर लोग भूल गए, अन्ना भी भूल गए शायद, और अन्ना की उम्र भी हुई, उन पे सब डिपेंड होना ये गलत है हमारे लिए. हम लोगों ने क्या किया? अन्ना ने हमको ये कानून ला के दिया, मगर जनता ने इस कानून का अमल ही नहीं किया. कुछ फ्यू हंड्रेड्स में कोशिश किया है लोगों ने, एक आध 2 केस में कुछ सफलता मिली है, बाकी केसेस में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देते वो. अब तो लोग कहते हैं जवाब नहीं देते तो हम क्या करें? कानून को अमल करवाना, नॉर्मल कानूनों को अमल करवाना सरकारी अमलदारों के हाथ में है और सिटीजन्स को पालन करना चाहिए. आरटीआई एक्ट, ये एक्ट और ऐसे कुछ कानून है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पालन करने हैं और सिटीजन्स को उसको मॉनिटर और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए. हम फेल हो रहे हैं, हम इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, दबाव नहीं बना रहे हैं सरकार पे कि ये कानून है, इसका अमल होना चाहिए. How we can persuade Maharashtra government, make the government act work for you, use Act 21 of 2006. If application, complaint, representation has been given and no response मिलना चाहिए. अगर आपको बताया जाए कि आपकी एप्लीकेशन में ये नुक्स है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. आज तो ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन कोई देखता नहीं है जब तक आप पैसे नहीं ऑफर करते हो. तो सिटीजन बेचारा 10 बार झटके खाता है, फिर बोलता है अरे भाई कुछ ले दे के खत्म करो, कुछ बोलो क्या पैसा चाहिए वो दे देता हूं. तो सिटीजन इनिशिएट करता है ब्राइबरी को. हकीकत में होना ही चाहिए, कानून उसको जवाब मिलना चाहिए. और इसको मैं वापस उस चीज के साथ जोड़ता हूं कि सिटीजन हैज
every human being must get a response. अगर कोई आपको हेलो बोलता है तो अगर उसको आप इक्वल समझते हैं तो आप हेलो बोलते हैं, कसकाए बोलते हैं, हाथ कोई जोड़ता है तो आप हाथ जोड़ते हैं। सरकार जब ये नहीं करती है, रिस्पॉन्स ही नहीं देती है सिटीजन को, ये घोर अपमान है सिटीजन का। Has been obtained, file a complaint under one of these to the secretary commissioner under section 10, अलग-अलग sections के हिसाब से। If you get or do not get response within 40 days, please file a RT application seeking its progress. If about 20 cases of non-compliance are collected, a writ could be filed in the High Court. Government servants fear disciplinary action more than financial penalties. This law could be as powerful as RTI if we get implementation. You can make, आप ही इसको मूव करा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। If you want your government to work, बहुत सिंपल तरीका हो सकता है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सच कंप्लेंट्स, 10-20 कंप्लेंट्स का जमा कीजिए, एंड इफ गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग इन दीज मैटर्स, चीफ मिनिस्टर को लिखिए, होपफुली चीफ मिनिस्टर बोलेंगे कि हम इस पे एक्शन लेंगे, नहीं करें तो कोर्ट में जाएंगे, और कोई कोर्ट के सामने कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हम कानून नहीं फॉलो करेंगे, ये किसी की ताकत नहीं है। और कोई कोर्ट कितना भी आपसे खफा हो, ये नहीं बोल सकती कि नहीं सरकार कानून नहीं फॉलो करेगी, नहीं उसके पास रिसोर्सेज हैं, इसके लिए चलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है। जैसे आप नहीं बोल सकते हो कि मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा क्योंकि मुझे तकलीफ हो गई, मेरी इनकम इस साल कम है, अब मेरे को बीमारी है, तो आप इनकम टैक्स भरने का बंद नहीं कर सकते। वैसे ही ये कानून सरकार को पालन करना है, अमलीकरण आपके और मेरे हाथ में है। इसको कानून को हम फैलाएं, सबको समझाएं। हजारों अगर हम आरटीआई नहीं इस तरह की कंप्लेंट्स करेंगे जहां जहां एप्लीकेबल है, मैं समझता हूं महाराष्ट्र का गवर्नेंस बदल जाएगा और पूरे देश के लिए हम एक उदाहरण बना सकते हैं। कुछ और स्टेट्स में भी शायद ऐसे कानून है, मैं जानता नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। ये महाराष्ट्र का कानून है और ये बहुत ही पावरफुल कानून है। डिसिप्लिनरी एक्शन का अगर 4 केस भी हुए ना साल के, सब सरकारी अमलदार बदल जाएंगे। कुछ लोग ये कारण देते हैं कि हमारे पास इनफ लोग नहीं है, तो ये सवाल मैं उनसे करता हूं कि भाई सरकारी ऑफिस में जब सिटीजन की चिट्ठी आए तो वो क्या फेंक देते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है? तो मतलब आप समझते हैं सिटीजन का कोई मतलब ही नहीं है। हम एप्लीकेशन करें, हम रिप्रेजेंटेशन दें, हम कंप्लेंट दें, वो देखना आपका काम है, और जब आप देखते हैं तभी निर्णय कीजिए क्या करना है कानून के हिसाब से। वो नहीं करेंगे तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए आरटीआई से ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। इससे हम अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, अभी आप मुझे होस्ट बना दीजिए हाँ जी, ताकि मैं बाकी लोगों से बात कर सकूं। आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ, तो अभी शैलेश जी ने अपने शब्दों में ठीक से बताया। एक्चुअली शैलेश जी के बाद मेरा जो डिसाइड किया था हमने कि झगड़े साहब बोलेंगे, लेकिन झगड़े साहब को हम बाद में पकड़ेंगे एक्चुअली, क्योंकि शैलेश जी ने बोला, शैलेश जी भी वैसे ठीक है, 5 साल उन्होंने कमिश्नर थे, लेकिन वैसे भी बाहर वाले हैं। लेकिन 2 अंदर वाले हमारे साथ आ जाए तो एक अंदर वाले जो है वो झगड़े साहब है, उनको हमें ज़्यादा मतलब ग्रिल करना है बाद में। इसलिए पहले मैं अपने कचरे साहब पे बोलूँ। कचरे साहब को इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बोले क्योंकि बहुत सारे कानून हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका ऑडिट, और वो ठीक से क्यों नहीं अमल हुए। हम तो कोशिश करते लेते थे, लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। फिर से जो नया है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपना नाम लिखिए और चैट में अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, तो हम इसके बाद जब भी आपसे संवाद करें तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो मैं अभी कचरे साहब से बोलना चाहूँगा कि कचरे साहब, 4-5 कानून है जिसे बहुत प्रोएक्टिव कहा जाता है, और महाराष्ट्र के हालात ऐसे, अन्ना हजारे हो या विजय कुमार हो या शैलेश गांधी हो या कोई भी हो, तो कानून इमीडिएटली लाते हैं लेकिन उसका अमल नहीं होता। और उसका अमल ना होने में महाराष्ट्र की कुछ एजेंसीज का नाम है, मैं अभी थोड़ा अच्छी बात करूंगा, बहुत क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उनका भी हाथ है कि उन्होंने कभी ये कानून लोगों तक जाए इसका कभी
ख्याल नहीं रखा, ऑडिट्स में कुछ निकल नहीं आया। तो ये कानून क्या है और ये इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए प्लीज कचरे साहब कहाँ गए थे? मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? जी हाँ, आपका कचरे वीडियो साहेब आवाज येतोय, आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रही. आणि तुम्ही कोणत्याही कम्फर्टेबल भाषेमध्ये बोलू शकता, काही अडचण नाही, आपण तिन्ही भाषेमध्ये संवाद साधणार आहोत. अरे हो तो सके आता तो आप इंग्लिश, दिखाइए ना, दर्शन दीजिए ना हाँ. उस पर. अरे आपका व्हिडिओ चालू नाही, तुमचा व्हिडिओ चालू नाही कचरे साहेब. का व्हिडिओ माझ्याकडे चालू आहे? नाही पण नाही आम्हालाही दिसलं पाहिजे ना. व्हिडिओ चालू आहे. श्याम बोलना पडेगा. ठीक आहे, आपण सुरू तरी करा आता, तोपर्यंत मग हात हलवून बघा काही जमलं तर. हा, हो गया. हा आता दिसलात. हा, ठीक आहे. बघा असं असतं, सगळे जे आपण आहोत 4-5 जण, त्यांना घरच्यांची मदत घ्यावी लागते थोडं पुढे जाण्यासाठी. म्हणून हे पुढे जाणारे आहे जे मदत करतात त्यांना पुढे यायची मी विनंती करतोय. चल बोलूया आपण. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोला. कचरे साहेब तुमचा आवाज हे झाला परत. नहीं नहीं, मैं बोलतोय. अच्छा अच्छा. जो री इमेजिनिंग गवर्नेंस है, इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है महाराष्ट्र में, कम से कम इसमें है महाराष्ट्र जो ऑल इंडिया का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, महाराष्ट्र का राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स है 2015 वाला, जिसमें अमेंडमेंट हुआ 2012 में. दूसरा है जो अभी शैलेश साहब ने बोला, डिले प्रिवेंशन एक्ट है 2005 का, उसमें रूल्स बने हैं 2013 में. तीसरा एक्ट है रिकॉर्ड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब के असल में बैकग्राउंड में जो काम करता है, अनलेस योर इंफॉर्मेशन इज मैनेज्ड, अनलेस योर रिकॉर्ड इज मैनेज्ड, दिस एक्ट्स कैन नॉट वर्क एट ऑल. तो महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 2005 है, उसके रूल भी बने हैं महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल 2007. और इसके बाद में आ गया है पब्लिक सर्विस एक्ट, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र राइट टू सर्विस एक्ट 2015, उसके रूल बने हैं 2016 में. ये हम देखते हैं. तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला अभी बात हो गई है, डिले एक्ट की बहुत बात हो गई है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं जो मैं बात करना चाहूंगा. उसमें है 9(1) में 8(1) में साहब ने बताया सिटीजन चार्टर होना चाहिए. महाराष्ट्र में सिटीजन चार्टर बन गए हैं. असल में नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साइट में एक वेब पेज है जहां सब डिपार्टमेंट के सिटीजन चार्टर लगे हुए हैं, लेकिन दोज आर नॉट अपडेटेड. लेटर में किए हैं, स्पिरिट में नहीं है, इसीलिए हमें विजिबल इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है. दूसरा है पब्लिश ए लिस्ट ऑफ पावर्स डेलीगेटेड. कौन ऑफिसर क्या काम करता है, क्यों नहीं करता. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी में और इंडियन के गुड गवर्नेंस में अगर क्या है, नॉन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड. अगर सिटीजन को कुछ करना चाहिए तो आपको क्या पावर है कि मेरा कौन सा काम आप कर सकते हैं और क्यों नहीं कर रहे, ये होना चाहिए. असल में मैं भी डिपार्टमेंट में था, अभी झगड़े साहब भी बात करेंगे, वो बोले जो भी देखता है ऊपर का मार्गदर्शन मांगते हैं, सब ऊपर देखते हैं, ऐसा होता है. इसीलिए नीचे आप देखेंगे देयर इज हीप ऑफ एप्लीकेशन, हीप ऑफ फाइल्स, तो ये होता है. तो सेकंड 9(1) में ये प्रोविजन है, देयर शुड बी डिक्लेरेशन ऑफ पावर्स गिवन टू ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो गए, जिसको कौन क्या कर सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तीसरा है 9(2) and 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ 3 लेयर्स. झगड़े साहब आपको बहुत अच्छा बताएंगे कि एक फाइल कितने हाथों से घूमती है, और मैं भी 30 साल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुका हूँ, मुझे भी मालूम है. हम चाहते हैं कि ये स्तर कम करे. कितने सारे लोग हैं जस्ट इनिशियल करने के लिए 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन फाइल बस टेबल पे रख लेते हैं. क्यों? बस आपने नीचे का कोमड़ा, उसको मराठी में हम कोमड़ा बोलते, कोमड़ा किया, इनिशियल किया, पढ़ा नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन किया नहीं. इसीलिए दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर 3 लेयर्स, 1 रिसीट लेवल, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल और तीसरा डिसीजन लेवल. आप देखेंगे मंत्रालय की अभी वेबसाइट देखो आप, हर इसमें देखा है कि वो रिन्यूअल उसने किया है, उनका नोटिफिकेशन निकलता है, बाद में क्या होता है मालूम नहीं, फाइल्स बहुत ज्यादा हैंड से घूमती है. तो सिटीजन ने यहाँ क्या करना चाहिए, ये दोनों देखना चाहिए. सिटीजन चार्टर अपडेटेड है कि नहीं, पावर्स डेलीगेटेड है वो पब्लिश किए हैं कि नहीं, और
थ्री लेयर में काम होता है कि नहीं? कोई भी अगर आपका खुद का काम हो तो देखो ना कितने हाथों से घूमा है और ये डिले क्यों होता है। बाद में जो 45 दिन का वो बोला वो बाकी ठीक है सब, उसमें भी फाइल का भी 3 क्लासिफिकेशन किया है अर्जेंसी वाइज। मराठी में उसको बोलते तात्काळ, तातडीचे आणि सर्वसाधारण, व्हेरी अर्जेंट, अर्जेंट एंड ऑर्डिनरी फाइल और जनरल फाइल। अगर अर्जेंट है तो एक दिन में या तो नेक्स्ट डे करना चाहिए, और दूसरा सेमी अर्जेंट है तो वो 4 दिन तक करना चाहिए। बाकी आपने एक टेबल पे 7 दिन, वर्किंग 7 दिन, अगर ऑफिस में हो सकता है तो 45 दिन, और ऑफिस को किसी से कंसल्टेशन करना पड़ता है, किसी से एनओसी लेना पड़ता है, ओपिनियन लेना पड़ता है, तो फिर 90 डेज। दिस इज ऑल अबाउट इट। और यहाँ भी ऑडिट का प्रोविजन है। 2011 में मैं जहाँ काम करता था उस संस्था को ये काम दिया भी गया था, लेकिन हमने सबने देखा, मैं भी उस कई मीटिंग में मैं था, काम ही नहीं हुआ था जिसका ऑडिट करे। ये गवर्नमेंट को बताया गया क्योंकि मेथोडोलॉजी वाज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, तो कुछ नहीं हुआ था उस टाइम, तो नहीं हुआ था। 6 को कानून लागू हुआ, 11 तक कुछ नहीं हुआ था, बाद में क्या हुआ पता नहीं है। लेकिन असल में ऑडिट के लिए जितना लॉजिस्टिक लगता था वो लगाना असल में उस टाइम प्रैक्टिकेबल नहीं था। दिस इज व्हाट हैपेंड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, और ये एक्ट ऑर्डिनरी फाइल्स को ही लागू है। अगर क्वासी जुडिशियल फाइल हो तो उसको लागू नहीं, लोकायुक्त के पास कुछ चल रहा है तो उसको लागू नहीं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चालू है तो उसको लागू नहीं, फिर कुछ इंटर स्टेट बॉर्डर का कुछ चल रहा है तो उसको लागू नहीं, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए डिले एक्ट में थोड़ा सा मैंने ये कुछ वेरिएशन किया। जो मैंने देखा, कल ही मैंने वेबसाइट देखा, ये देखो, ये देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का वेब पेज है, इसी से मैंने डाउनलोड किया। ये देखो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, जहाँ झगड़े साहब थे वो जीएडी का है। ये नागरिक, ये जो जल संपदा डिपार्टमेंट का है, ये यहाँ जो दिखता है पीडब्ल्यूडी का है। और 3 लेयर का मैंने जो बात किया, ये देखो जीएडी का है, ये जीआर है। जीआर मतलब एक नोटिफिकेशन अंदर का निकलता है, फर्स्ट लेयर कौन होगा, सेकंड लेयर कौन होगा, 3 लेयर कौन होगा। असल में इन 3 लेयर में फाइल्स फाइनलाइज होना चाहिए, और डिसाइड करना मतलब कंक्लूसिवली डिसाइडेड, ऐसा नहीं कि हमने किसी को भेज दिया तो डिसाइड हुआ, तो ऐसा है। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ ये बहुत पावरफुल एक्ट है। आरटीआई के साथ में आया था, आरटीआई को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आया था। असल में ये जो सिटीजन चार्टर है उसमें क्या क्या लिखा गया है, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, विजन है, मिशन है, क्या क्या सेवा देते हैं, या तो क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या कंसेशंस है, वो सब है। वो कैसे देते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, उसकी फी कहाँ है, किसके पास जमा करना है, वो सर्विस या तो फैसिलिटी कितने दिन में दी जा सकती है, दी जानी चाहिए, और अगर नहीं दी तो किसके पास अपील करना चाहिए, और दी तो भी इसके क्वालिटी के बारे में, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस के बारे में किसके पास जाना चाहिए। ये सब अकाउंटेबिलिटी जो मैकेनिज्म है, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। असल में यही इंडिया का सबसे पहला राइट टू सर्विस का एक्ट है, जिसमें इतने दिनों में सर्विस, इसमें तो कुछ है 2-2 घंटे में देने का है। आप देखो कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है कि अक्रॉस द टेबल उसकी परमिशन दी जा सकती है, कुछ एप्लीकेशन है 3 दिन में। आरटीआई में जैसा 30 डेज लिखा है, लेकिन ये हर सर्विस ओरिएंटेड है, इसीलिए किसको 7 दिन लगेंगे, किसको 8 दिन लगेंगे, फाइल को 45 दिन लगेंगे, किसी को 90 दिन लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन ना लोगों ने समझा, ना ब्यूरोक्रेसी ने मेंटली एक्सेप्ट किया, स्पिरिट में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेटर में चल रहा है, इसीलिए कंप्लायंस करना है, इसीलिए वो डाल दिया है। आज भी आपको वो वेबसाइट पे दिखेगा। ऐसा एक बड़ा अच्छा कानून है, लेकिन मुझे लगता है सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए ये अच्छा कानून है। जितना आरटीआई फास्ट लोगों के पास चला गया, इतना ये कानून चला गया नहीं। ये बड़ा दुर्दैव है इसीलिए लोगों को, लेकिन कानून तो है ही और रहेगा, इसीलिए क्योंकि वो बदली के कानून के साथ जोड़ा गया। इट इज ए कोम्बो। इंटेंशन था कि लोग अगर बदली में बहुत परेशान है आर्बिट्रेरीनेस से, तो थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर वो कंफर्टेबल होते तो दे में रेंडर सर्विस मोर इफिशिएंटली, मोर ट्रांसपेरेंटली, मोर स्पीडीली। दिस वाज द इफेक्ट, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए ए एक्ट और ए एक्ट का रिजल्ट ज्यादा विजिबल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट हमने देखा था वो राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो ये यहाँ देखो, मैंने पूरा कंट्री में 20 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, और महाराष्ट्र इज द लास्ट स्टेट। महाराष्ट्र का जो एक्ट हुआ है 2015 में हुआ है, लेकिन वी मस्ट बोस्ट बिकॉज हमारा पहला भी है, क्योंकि सब कानून आने के पहले 1 जुलाई 2006 को
महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट वाज एग्जिस्टिंग। उसके बाद में मध्य प्रदेश ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, जम्मू कश्मीर सबसे, लेकिन कंप्लीट सर्विस के लिए ये तो बदली ट्रांसफर और डिले के लिए था पहला वाला, बाद में जो है इसके लिए, लेकिन उसमें ओवरलैप हुआ, वहां भी सर्विसेज, यहाँ भी सर्विसेज, वहां भी डेज, यहाँ भी डेज, इसीलिए अभी डिले एक्ट पर का जो फोकस था वो बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे सिटीजन चार्टर में जितनी सर्विसेज लिखी गई है, दो सर्विसेज हैव बीन नाउ इन द शेड्यूल। वो जो सर्विस की लिस्ट अभी आप देखेंगे उसमें वो सब आ गए हैं। हमारा कानून पहले ऑर्डिनेंस आ गया, बाद में कानून आ गया। ये हमारा कानून का यहाँ का इकोसिस्टम है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक स्टीयरिंग कमेटी है, इट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। फिर पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ का पब्लिक अथॉरिटी का जो डिफिनेशन है आरटीआई के डिफिनेशन से थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड एवरी ऑल सेमी गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज कंप्राइज्ड इन दिस डिफिनेशन। और ये पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है, सर्विस देने के लिए उनकी जितनी सर्विसेज है वो पहले नोटिफाई करना पड़ता है, और सर्विस देने के लिए किसी ऑफिसर को नोटिफाई करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर, नोटिफाइड ऑफिसर। उसके बाद पहला एक ऑफिसर है फर्स्ट एप्लीकेशन अपेलेट अथॉरिटी, उसी ऑफिस में असल में ये नहीं है, ठीक नहीं लग रहा मुझे भी, सेकंड अपेलेट अथॉरिटी, एक ही ऑफिस में 3 लोग बैठेंगे, एक सर्विस देने वाला, दूसरा पहला अपीलीय अधिकारी और दूसरा अपीलीय अधिकारी। उनमें कभी भी भौगोलिक शुरू हो सकती है, कभी भी झगड़ा शुरू हो सकता है। और इसके बाद में मतलब ये कानून, पहला कानून मैंने देखा है कि वहां थर्ड अपील भी अलाउड है। सर्विस देगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर, पहला अपील जाएगा फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास, सेकंड अपील जाएगा सेकंड अपील अथॉरिटी के पास, और फिर स्टेट राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, अभी लगता है कि कोकन में भी है, और हेडक्वार्टर मुंबई में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में बैठते हैं, क्षेत्रीय साहब है और मेधा गाडगिल मैडम दोनों भी बैठते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ आरटीआई में हम सिटीजन देखते हैं, यहाँ लेकिन इलिजिबल पर्सन है। सर्विस लेने के लिए इलिजिबल जो पर्सन होगा उसी को सर्विस दी जाएगी। कैसी दी जाएगी? ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड एंड इफिशिएंट। दिस इज द ऑब्जेक्ट। Delivery of time-bound, efficient and transparent service to eligible person is the object of this right to इस एक्ट का है। बाकी पब्लिक सर्विसेज जो नोटिफाई होगी, फिर आरटीएस कमीशन है, सेकंड अपील है, फर्स्ट अपील है। These are few definitions in this act. It is applicable all over Maharashtra and to all government agencies, semi-government agencies and local bodies also. It has come into effect from 1st May 2015. इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विसेज देना। पहला तो नोटिफाई करना है, फिर पब्लिक सर्विसेज नोटिफाई करना है, फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स नोटिफाई करना है, फिर अपीलेट अथॉरिटी नोटिफाई करना है, और सर्विसेज के आगे स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट क्या होगा ये देना है। हर एप्लीकेशन को एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर देना चाहिए कि जो रिपीट कभी नहीं होगा वो, और इट कैन बी ट्रैक्ड। अभी इसीलिए अपले सरकार करके एक पोर्टल भी आया है, और ये अपले सरकार करके जो पोर्टल है वहां हम लोग नंबर डाल के हमारा एप्लीकेशन का क्या हो रहा है दैट वी कैन ट्रैक। सर्विसेज टू बी नोटिफाइड, ऑफिसर्स टू बी नोटिफाइड, अपीलेट अथॉरिटी टू बी नोटिफाइड एंड टाइम लिमिट हैज टू बी नोटिफाइड। और जो स्कीम में जो सर्विस के लिए जो भी एलिजिबल होगा उसके लिए है। ये इस एप्लीकेशन दिस एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन इट कैन बी एक्सटेंडेड और थोड़ा सा सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, कैलामिटी, कुछ अर्थक्वेक हुआ, कोविड जैसा इमरजेंसी है। अभी आज के तारीख में थोड़ा सा संडे ले कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो काम चल रहा है। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है, इधर का कमीशन थोड़ा सा पावरफुल है। राइट टू इंफॉर्मेशन में पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको फाइन लगता है, यहाँ तो इधर भी लगता है मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 5000 रुपीज। अगर वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर रिपीटेडली ऐसा करता है, मतलब उसने जितना सर्विस डिलीवरी किया है, जितना एप्लीकेशन है 10% में डिले किया, तो उसके खिलाफ डी प्रोवाइडेड है, जो आपने बोला था वही, उसी ऑफिस में उसका हेड ऑफ ऑफिसर इमीडिएटली उसका डी शुरू कर सकता है। फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आरटीआई में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, लेकिन राइट टू सर्विस में
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है within this framework, तो second appellate authority can impose fine minimum 500 rupees and maximum rupees 5,000 on first appellate authority also. तो पहला अपील है, सेकंड अपील है, थर्ड अपील है. थर्ड अपील इज विद द कमीशन. कमीशन को थोड़ा सा ज्यादा पावर है. कमीशन कैन टेक सो मोटो नोटिस ऑफ फेलियर ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो कि आरटीआई में नहीं है. ही कैन कैरी आउट इंस्पेक्शंस ऑफ ऑफिसेस इंटरेस्टेड. यहाँ का आरटीएस कमिश्नर कैन गो एंड चेक एनी ऑफिस फॉर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट. बाकी रिकमेंड चेंजेस रिक्वायर्ड जो अपने आरटीआई में भी होते हैं. रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर efficient delivery, monitor service delivery, hear appeals. अपील हियर करना तो उन्हीं का काम ही है. ये आपले सरकार का एक पोर्टल है, आप कोई भी जाओ तो आपले sarkar.mahaonline.gov.in ये सर्वे यहाँ है. यहाँ जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड आपको मिलेगा. इट इज क्विक, वेरी क्विक. ये घर से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस है. यहाँ पेमेंट इंटरफेस दिया है, इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. इट इज यूजर फ्रेंडली. इसके नीचे एक डिजिटल लॉकर भी है. अगर आप डिजिटल लॉकर को भी लॉगिन करते हैं, पासवर्ड भी करते हैं, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट, जो सर्विस मिलेगा, उसका डिजिटल कॉपी वहां स्टोर भी हो सकता है. आपके बाकी के भी आप कर सकते हैं. यहाँ देखो, यहाँ डिपार्टमेंट दिख रहे हैं. इस साइड में डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी यहाँ दी गई है. और हर सर्विस को क्लिक करो, उसका एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन भरो, सबमिट करो, पैसा भरो, वेट करो, एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसमें आपका टोकन नंबर मिलेगा, यू कैन ट्रैक इट. और आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अगर बाहर के लोगों को, मतलब किसी बैंक को और किसी एम्प्लॉयर को चेक करना है, तो उसको प्रमाणन, उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वो उसमें जो भी नंबर डाला हुआ वो नंबर डाल के असल में देख सकता है वेदर इट हैज बीन ऑफिशियली इशूड और नॉट. तो ये दिस इज वेरी नाइस वन. अभी राइट टू सर्विस कमीशन ने अभी देखो 37 डिपार्टमेंट ने 403 सर्विसेज नोटिफाई किया है. अभी एप्लीकेशन 8,37,51,407 सुबह 9 बजे मैंने वो डाउनलोड निकाला है स्क्रैप, और इसका 67% उसका डिस्पोजल हो गया है. दिस इज द रिपोर्ट ऑन द अपने सरकार पोर्टल. ये अगर आपको चाहिए ऑफिस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, तो कौन से डिपार्टमेंट की कितनी सर्विसेज है यहाँ आपको मिल सकता है. कौन से डिस्ट्रिक्ट के और कौन से लोकल अथॉरिटी की कितनी सर्विसेज है यहाँ भी दिख सकता है. अभी 3 साल का रिपोर्ट आ गया है, 17-18. ये जो पहला फर्स्ट रिपोर्ट है इस कमीशन का, दी महाराष्ट्र स्टेट राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ये उसमें से ग्राफ मैंने उठाया है. उसमें आपको ये दिखता है कि अभी तक एप्लीकेशंस कितने आए, कितने डिस्पोज ऑफ किए, कितने अप्रूव किए, कितने रिजेक्ट किए. वो आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं. जस्ट मैंने आपको व्यू करने के लिए दिखाया है. यहाँ फर्स्ट अपील कितने आए, सेकंड अपील, लेकिन अपील बहुत लिमिटेड है. अगर करोर्स में एप्लीकेशन है तो अपील थाउजेंड्स में है. 3 मतलब 5 फिगर के ऊपर कहीं भी नहीं है. बड़ा अच्छा लगता है. बहुत सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज दी जा रही है. उसके बाद इंपॉर्टेंट कानून जो है, दैट इज ए महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरटीआई में लोगों ने बहुत सफर किया है, और जहां भी लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनको एक रिप्लाई मिलता है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन, दिस इज द लॉ. लेकिन जब वो जाते हैं तो वो बोलते हैं इंफॉर्मेशन माहिती आढळ होत नाही. इन इंग्लिश, इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रेसेबल, इट इज नॉट एग्जम्प्टेड. क्योंकि ट्रेसेबल नहीं तो ट्रेस करो और दे दो, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है ये बता ही नहीं सकते. तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनेक्टेड दिस एक्ट. दिस इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट इन 2005. देखो, आरटीआई के साथ डिले प्रिवेंशन आ गया, आरटीआई के साथ रिकॉर्ड्स का एक्ट आ गया. रिकॉर्ड्स मींस व्हाट? जिस फाइल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो फाइल बस प्रिजर्व करने की जरूरत है, और हर कागज को एक एज दिया जाता है. कुछ कागज देखो, यहाँ ये ग्रेड है जो परमानेंट रखे जाते हैं, उसको ए ग्रेड पेपर्स बोलते हैं. जो 30 इयर्स तक रखना जरूरी है, रिटेंशन उसको बोलते हैं कि बी ग्रेड. जो 10 साल तक रखना जरूरी है, उसके लिए C1 किया है. ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जो डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स है उसने किया हुआ क्लासिफिकेशन है. सी
1 to 5 years अगर रखना है तो सी में जाते हैं, और जो पेपर टू बी डिस्ट्रॉयड है 1 साल के बाद, जो समझो रिमाइंडर है, कुछ एक जस्ट कॉपी एंडोर्स किया था, ऐसे जो पेपर है लिस्ट बना के उसको काट दिया जाता है, वो भी असल में दिस इज एक्सपेक्टेड। एवरी डिपार्टमेंट, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शुड डिस्क्लोज देयर मोड ऑफ देयर रिटेंशन शेड्यूल ऑल्सो एंड देयर मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन भी कैसे करते हो, आप काटते हो, जालते हो या रद्दी बेचते हो, दैट ऑल्सो हैज टू बी डिटेल्ड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक्ट में अगर आप देखोगे तो सेक्शन 19 है। व्हाट इज ये एक्ट में करना क्या है, यहाँ भी हर रिकॉर्ड जनरेटिंग ऑफिस को, एवरी रिकॉर्ड जनरेटिंग अथॉरिटी और एवरी रिकॉर्ड जनरेटिंग ऑफिस हैज टू डेजिग्नेट, यहाँ भी डेजिग्नेट करना है क्या, रिकॉर्ड ऑफिसर। देखो हर चीज में आपको ऑफिसर डिजिग्नेट करना है। फिर सेटअप है रिकॉर्ड रूम, आपको एक रिकॉर्ड रूम सेटअप करना है। जब भी हम सिटीजन करके जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ का रिकॉर्ड ऑफिसर कौन है, यहाँ का पीआईओ कौन है, यहाँ का डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है। देखो एक ही आदमी शायद तीनों पोजीशन ले लेगा, क्योंकि इट इज अ डेजिग्नेशन, सेम ऑफिसर कैन बी डेजिग्नेटेड इन नंबर ऑफ कैपेसिटी। अगर यहाँ रिकॉर्ड लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट किया, कहाँ मूव किया और लोगों को अवेलेबल नहीं रखा, इसके लिए सेक्शन 9 में प्रोविजन है। इट इज ए पेनल प्रोविजन, इट गोज टू द कोर्ट, देयर इज ए प्रोसिक्यूशन प्रोविजन, और देयर इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन ऑफ ₹10,000 और बोथ, दोनों भी यहाँ हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही कानून है जिसको बोलते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993, उसके भी रूल बन चुके हैं। 1997 में रूल बन चुके हैं, हर जगह आप देखते हैं। लेकिन ये दोनों भी कानून के दायरे में वो पेपर नहीं आते जो सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन किया जाता है। हम देखते हैं कई बार आरटीआई एप्लीकेशन में मांगा भी गया है, वो टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड, ये जो 4 क्लासिफिकेशन किए हैं वो पेपर, ये दोनों भी इसमें आते नहीं है, इसीलिए ये दोनों कानून उनको लागू नहीं होंगे। हम रिकॉर्ड की जर्नी देखेंगे। किसी आदमी ने किसी केस का एप्लीकेशन दिया, वहां से रिकॉर्ड का क्रिएशन का स्टेज शुरू होता है, फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है, उस पर कुछ डिसीजन लिया जाता है, वो यूज का प्रोसेस है। उसका डिसीजन होने के बाद इट हैज टू बी स्टोर्ड, सो एक्शन इज कंप्लीटेड, नथिंग इज रिमेन टू बी डन ऑन दैट फाइल। वो रिकॉर्ड बनता है, फिर वो क्लासिफाई करके ABCD करके वो स्टोरेज में जाता है। वो बीच में कभी खराब नहीं हो, इसीलिए उसका मेंटेनेंस किया जाता है। जब भी रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन आता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, रिट्राइवल के लिए यूज किया जाता है। उसका पूरा साल हो गया, मतलब उसका एज कंप्लीट होने के बाद फिर उसको अप्राइज किया जाता है या तो रिव्यू किया जाता है, वेदर ये 5 साल खत्म हो गया, अभी उसको 5 साल और बढ़ाने का है क्या, दैट पब्लिक अथॉरिटी कैन टेक डिसीजन, और फाइनली इट इज डिस्ट्रॉयड और डिस्पोज्ड ऑफ। और ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनका पेपर की जर्नी कैसी हो सकती है। आप देखेंगे कुछ मैंने जानबूझकर आपके लिए लाया है, कई ऑफिस में ऐसे पड़े हुए रहते हैं। देखो कुछ ऑफिस में तो ये देखो, दिस इज वेरी बैड सेप ऑफ पेपर। हमारा जो हम मांग रहे हैं ये गट्ठे में कहीं तो भी पड़ा है, कैसे ढूंढेंगे। हमारा आज तक का इंडिया का जो रिकॉर्ड सिस्टम है, इट इज ए स्टोरेज ड्रिवन सिस्टम। हम अभी टेक्नोलॉजी के एज में आ गए हैं, हमें रिट्राइवल ड्रिवन रिकॉर्ड सिस्टम पे जाना चाहिए। देखो यहाँ भी ऐसा है, वो यहाँ तो जाने को कोई नहीं मांगता। ये देखो बड़े बड़े सीढ़ी है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, वहां तो अच्छा था, कम से कम हम सीढ़ी में भी लग के रखते थे। मेरे नागपुर औरंगाबाद से रिटायर हुआ, वहां तो हमने कॉम्पैक्टर लेके रखे थे, हमारे कंप्यूटर में फाइल का नंबर था, जो भी कब मांगेगा तो हमें मालूम था वो रेड गट्ठे में मिलेगा, हरे गट्ठे में मिलेगा, पीले गट्ठे में मिलेगा या तो व्हाइट गट्ठे में मिलेगा। ये देखो ना आप, इधर गट्ठे को भी कलर है, कलर कोडिंग किया है। परमानेंट गट्ठे को रेड करते हैं, बीच में वाले को ग्रीन करते हैं, फिर येलो आता है, और हमेशा लगने वाले है तो डिस्ट्रॉयबल पेपर जो है हम व्हाइट में रखते हैं। ये सब देखो। उसके बाद देखो कुछ ऑफिस ने बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया है। ये देखो कुछ ऑफिस ने मॉडर्न जो स्टोरेज सिस्टम है उसको ड्राइव करने का कोशिश किया है। एक देखो एक ZP का है, ये बड़ा अच्छा रखा है। ये देखो ये मॉडर्न सिस्टम है। ये इसी तरह से रिकॉर्ड मैनेजमेंट का जो तरीका है हाँ यूज करना चाहिए। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज सपोर्ट सिस्टम। ये डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्विस देने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे RTI एप्लीकेशंस को सर्विस करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट असिस्ट सिटीजन्स इन एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स। देखो हमारा सब रिकॉर्ड देखो, जब भी मैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, जब भी गवर्नमेंट एडहॉक डिसीजन लेते हैं, किसी कास्ट को किसी कैटेगरी में डाल देते हैं, उस कास्ट का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए हमें देखो, मैं 90 से जब शुरू था तो मैं
1930 का रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड में मिलता था, आज भी आप देखो कई कई रिकॉर्ड में बहुत अच्छा रखा है, देखता है। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सिटीजन के लिए इस एंगल से ये सब देखना चाहिए कि यहाँ रिकॉर्ड रूम है कि नहीं, यहाँ रिकॉर्ड ऑफिसर अपॉइंट किया है कि नहीं, यहाँ सिटीजन चार्टर लगाया है कि नहीं, यहाँ सिटीजन चार्टर के बाद फिर किसको क्या पावर है लगाया है कि नहीं, यहाँ आरटीआई का अपील अधिकारी कौन है, आरटीआई का पीआईओ कौन है, ये लिखा है कि नहीं, ऐसे कौन से हेड पे बोलना है, ये सब चीजें लिखी है कि नहीं, कम से कम हम इतना देख सकते हैं। अगर नहीं मिला तो ऑफिस हेड के पास जा सकते हैं, और ये होना चाहिए, ये हमें सिखाया गया है। हम हमेशा सुनते हैं साहब अगर करेंगे तो अच्छा होगा, अगले टाइम मैं आके आपको और मिलूंगा, अगर नहीं करते तो हमें कंप्लेन करना पड़ेगा। आई थिंक दिस वे वी कैन डू दिस। अगर इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना चाहता है तो मैं जब यशदा में काम करता था तब हमने ये डेवलप किया है, सब लोगों के लिए अवेलेबल है। यशदा के ई लाइब्रेरी, आरटीआई ई लाइब्रेरी हमने डेवलप की थी, हैंडबुक भी वहाँ है, आरटीआई केस का लॉ डाइजेस्ट किया था। हमारे देश में कानून एक है आरटीआई का, लेकिन रूल्स बहुत है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे, ऑफिस में जाओगे उनका रूल, कोर्ट में जाओगे उनका रूल, अपन असेंबली में जाओगे उनका रूल। यह रूल मेकिंग का पावर बहुत है, वो हमने रूल कंपेयर किए थे, उसका कंपेरेटिव स्टडी है। शैलेश जी के साथ हमने आरटीआई एंड ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट स्टैट्यूट ये लिखा है, वो किताब भी है। हमने अभी पुणे के जो कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर शेखर गायकवाड़ के साथ मैंने लिखा था महाराष्ट्र मराठी में, वो भी किताब है। वो लोक सेवा राइट टू सेवा करते हुए जब औरंगाबाद में था और मैं एक पैठण के प्रबोधिनी का डायरेक्टर था, तो मैंने लोक सेवा मतलब राइट टू सर्विस के लिए लिखा था, और नागरिक के लिए हमने एक फ्री एक हैंडबुक लिखा था। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ किताबें हैं, इसके लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे, या तो ऑनलाइन आप जाओ वहाँ मिलेगा। आरटीआई का वो जो हमारा शैलेश जी के साथ लिखा है, उनके सत्यमेव जयते करके जो उनका वेबसाइट है, उसके ऊपर भी उसने फ्री रखा है, हर जगह वो फ्री अवेलेबल है। थोड़ा जास्त हे व्हायला लागलं कारण एक थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू। तुमचं हे प्रेझेंटेशन हे झालं असेल, प्रेझेंटेशन तुमचं बंद करा ना, म्हणजे मला केलं येस केलं। मुद्दा प्रेझेंटेशन नाही आहे, एक मिनिट कचरे साहेब, एक मिनिट झगडे साहेब, एक सेकंद, हे अशासाठी बोलतोय, मुद्दाम कचरे साहेबांना आता बोलायला सांगितलं कारण कायदे कळतील। आता आपल्याला खरं तर झगडे साहेब जरी आपल्यातले असले तरी ते एका यंत्रणेमधून आलेले आहेत, येणाऱ्या अडचणी वगैरे माहिती आहेत, त्याच्यामुळे अपेक्षा ही आहे की झगडे साहेबांनी येणाऱ्या अडचणी तर सांगाव्यातच, म्हणजे अशा प्रोएक्टिव्ह अधिकाऱ्यांना खूप अडचणी येतात, परंतु त्याच्यातून कसं बाहेर पडायचं आहे आणि पुढे कसं जायचं आहे। आता कचरे साहेबांनी प्रेझेंटेशन केलं, त्याच्यामध्ये 8 कोटी लोकांना सर्व्हिस मिळाली, अरे 8 कोटी लोकांना सर्व्हिस मिळाली तर रामराज्य आलं। म्हणजे हे कचरे साहेब थोडं किती मी आता संवाद साधायचा प्रयत्न केला, जे मूळ आहे ते माझ्या अंगातून जात नाही, हे आकडे खोटे आहेत। कायदे चांगले आहेत परंतु त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन करताना चुकीच्या पद्धतीने केलं जातंय, त्यामुळे झगडे साहेबांसारखे अधिकाऱ्यांनी आपणही आता नागरिक झालेले आहात, म्हणजे आधी होता परंतु आता पूर्ण नागरिक झालेले आहेत, तर आम्हाला आपल्या लोकांकडून याच्यातून मार्ग कसा काढायचा, काय काय अडचणी आहेत, याच्यात समग्र मार्गदर्शन पाहिजे। तुम्ही पुस्तकांबद्दल बोललात, आनंद आहे, आम्हाला पुस्तकं नकोत, आम्हाला पाहिजे गावातला गाडीवाला गेला, त्याने अर्ज केला, त्याने माहिती मिळाली, पीआयओनं सांगितलं ही माहिती तुम्हाला अशा पद्धतीने लिहिली पाहिजे आणि ती दिली पाहिजे। आपण पुस्तक लिहिलं, मीही लिहिलंय, परंतु पुस्तकं वापरायची गरज पडू नये इतकी सिस्टीम सुधारली पाहिजे। आणि मला वाटतं झगडे साहेब याच्यामध्ये आमचे तुम्ही पुढे फक्त मार्गदर्शनापुरते नाही तर सक्रिय सहभाग आम्हाला अपेक्षित आहे। प्लीज आता सुरू करा। Sorry, can you hear me now? हाँ अगदी। आपने जो शुरू किया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ कि कोई ना कोई ये चीज के लिए कोई ऐसा प्रोएक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट ऐसे ही आगे चलना चाहिए, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे देश में ही चलना चाहिए। सेकेंडली अभी जो शैलेश जी ने और प्रहलाद ने जो किया वो देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अभी बोलने के लिए वैसा कुछ बचा नहीं है। एक तो आपने उसका जिक्र मैं करने वाला था, आपने कर दिया कि 8 करोड़ के अगर सर्विसेज मिलती है तो राम राज्य तो आ ही गया है, तो राम राज्य आने के बाद फिर मैंने बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है वैसे। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों ने जो भी बोला है वो छोड़ के मैं कुछ बात करूंगा।
और उसके बाद आपके जो सवाल जवाब रहेंगे उसमें और ज्यादा उसका ही करूंगा। मेरा ये सिस्टम का जो चल रहा है उससे पूरा मैं इससे ये हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी आर इन टुडे। आई एम गोइंग टू स्पीक लिटिल मैक्रो, लार्जर मैक्रो इश्यूज की मैं बात करूंगा। और हम जो समझो कि कोई बैट्समैन खड़ा है अभी खेलने के लिए, तो उसमें अभी उसका बैट्समैन का क्या है कि उसको 4 बाउंड्री मारना है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं कि उसका पैड अच्छा बांधा है कि नहीं, पैड का कलर क्या है, हैंड ग्लोव्स कैसे है, वो वहाँ कहाँ खड़ा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसने जो बाउंड्री मारना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वो अभी हम कहीं तो भूल रहे हैं। मैं सिर्फ अभी एक 5-10 मिनट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि गलत क्या हो रहा है। देखिए कि हम चूंकि डेमोक्रेसी में है, और डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पब्लिक की है, ये कहीं ना कहीं तो भूल गए हैं। अभी इतने कानून बताए प्रहलाद जी ने और शैली जी ने भी बताया, और कितने कानून आने के बाद मुझे लगता है और कितने कानून चाहिए कि जो लोगों के लिए वो सहूलत दे देंगे। अभी उन्होंने 2-3 चीजें बताई नहीं, जैसे कि लोकशाही दिन बताया नहीं, हेडक्वार्टर डे बताया नहीं है, पीएम पोर्टल बताया नहीं है, सीएम पोर्टल बताया नहीं है, बहुत सारी चीजें बताई नहीं है। अभी और चाहिए क्या? और ये सब होने के बाद फिर ये सिस्टम चलेगी क्या? मुझे लगता है कि दिस इज पोल्यूटेड माइंड सेट ऑफ दिस कंट्री। ये कंट्री का प्रशासन पोल्यूटेड हो गया। ये पूरा जो ऐसा है कि, और वो पोल्यूशन में हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करके आंदोलन चलते, और लोकपाल का भी आंदोलन चला। अभी लोकपाल भी बताया नहीं, क्योंकि लोकपाल के लिए तो फिर ऐसा है कि तो कोई ने काम नहीं किया तो फिर वहां तक बात चलेगी या करप्शन वो सब हो जाएगा। लोकपाल भी अच्छा है, सब कानून अच्छे, कोई कानून बुरा नहीं है, लेकिन री इमेजिनिंग, थोड़ा सा सीमावलोकन करना चाहिए कि ये जो सब चल रहा है सही चल रहा है क्या। लोकशाही में सोक्रेटिस ने 2500 साल पहले, 2500 पहले बताया था कि लोकशाही गलत है। क्यों गलत है? कि कोई भी आएगा जो ट्रेन नहीं है वो चलाएगा वो लोकशाही, वो गलत है, और इसके लिए वो उनके खिलाफ थे। एरिस्टोटल भी खिलाफ थे, उनका भी वही कहना था। ऑफ कोर्स उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी थी कि जो लोग मेजॉरिटी में है और जो वीक है उनकी जो व्यवस्था है वो लोकशाही है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बदल करते करते हम अब यहाँ तक पहुंचे हैं कि अगर वो जो राजकीय लीडरशिप है अगर वो ट्रेंड नहीं है, तो उसके लिए वो जो सोक्रेटिस ने बताया था कि ये खामियां है, वो खामियां दूर करने के लिए हमने ब्यूरोक्रेसी बनाई है। कि ब्यूरोक्रेसी तो ट्रेंड होती है, विजनरी होती है, मोस्ट इंटेलेक्चुअल होती है, और वो उसके लिए फिर अगर वो दोनों साथ में आ गए तो लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों को अच्छा होगा। लोग है ने क्या, लोग है ने वो सरकार अच्छी चलेगी। लेकिन अभी हो क्या रहा है कानून कि कुछ भी है रहा तो उसके लिए फिर नागरिक को अर्जी करनी पड़ती है, और फिर उनके सामने खड़ा रहना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, अगर नहीं किया तो अपील करना पड़ता है, सेकंड अपील करना है। ये जंगल बनाया है। हमको एक गार्डन चाहिए था, गार्डन में हम जाके खुली हवा में सांस लेने चाहिए था, नहीं, हमको ये सब कानून है। अभी जो प्रहलाद जी ने जो कानून बताए ये तो जंगल है। महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों में से कितने परसेंट, आप बताइए कितने परसेंट लोगों को ये सब प्रावधान पता चलेंगे? कितने परसेंट? मेरा जो किसान है जो जिसके अभी सीड फेलियर हो गया है, सीड जर्मिनेशन फेलियर हो गया है, वो ये सब कहाँ जाएगा? ये बहुत गिने चुने लोग हैं और एक्टिविस्ट लोगों को ही ये सब पता चलता है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं, आपने जो बोला कि मैं आपको ग्रिल करने हूँ, मैं आपको भी एक्टिविस्ट को भी थोड़ा ग्रिल करने वाला हूँ कि ये आपकी भी कैसे गलतियां हुई है। इनफैक्ट ये 1992 में अर्थ समिट में जब चला तो वो उसमें ऐसा तय हुआ था कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट्स रहेंगी और लोकल गवर्नमेंट्स रहेंगी, वैसे एनजीओज भी पावरफुल होनी चाहिए टू सी कि वो गवर्नमेंट अच्छी चलती है क्या नहीं चलती है। लेकिन 1992 से वो एनजीओज का काम अलग कुछ चलते रहा, और जो गवर्नमेंट चल रही है वो तो मुझे लगता है कि अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर एनजीओ का कोई कंट्रोल अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं है। अभी के हालात ऐसे कि थोड़ा सा कम से कम आंदोलन चलने की स्थिति थी, लेकिन पूरे देश में इसमें वैक्यूम है। एनजीओ का गवर्नमेंट के ऊपर का कंट्रोल का पूरा वैक्यूम बना है, और ये इसके लिए मुझे लगता है कि ये वैक्यूम ये करने के लिए कोई ना कोई तो सामने आना चाहिए। पूरे देश भर इसका एक ऐसा मिशन करके चलना चाहिए। दिस इज द बैकग्राउंड। अभी जो कानून बनते हैं, ये सभी जो कानून इन्होंने बनाया है, इसमें ये कानून ऐसे बने हैं कि ये ही फेलियर है, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर है। कानून क्या बनाए हैं कि अगर किसी को सर्विस चाहिए तो उसने जाके अर्जी देनी है, नहीं हुआ तो होना। अभी इसके लिए हमने पेमेंट दिया है क्या? इसके लिए हमने टैक्सेस दिया है क्या? इसके लिए हमने जीएसटी दिया है क्या? इसके लिए हमने इनकम टैक्स दिया है क्या कि फिर से अगर हमको जो कुछ चाहिए फिर से मांगे उनसे?
ये मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कोई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सिस्टम में आना चाहिए और वो सिस्टम से मुझे उसका एक्सेस होना चाहिए, किसी को देना है नहीं देना मैं देखूंगा। अभी पूरा देश का अगर जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस देखा तो उनमें से फीस से कितना आएगा, वो मिनिस्कुल बहुत फ्रैक्शन आएगा। तो ये जो सर्विसेज है वो पब्लिक डोमेन में डाल के और एक्सेस सिर्फ सिटीजन को देके ये पूरा चेंज ऑफ सिस्टम, वो इसको पे पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। और जो गवर्नेंस को एक्सेप्टेड, लोकशाही में एक्सेप्टेड है कि ये सिस्टम लोगों के हाथ में होना चाहिए, ना कि बेगर जैसे कि फिर से प्रशासन के सामने जाए और ये मांगे और वो मांगे और अपील करे, वो नहीं। जो भी सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए मुझे लगता है, और उसका खर्चा बिल्कुल अगर कंपैरिजन में किया तो मुझे लगता है कि मिनिस्कुल खर्चा रहेगा। तो सोच में बदल होनी चाहिए, प्रशासन की सोच में बदल होनी चाहिए। पॉलिटिशियन से एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते क्योंकि उनका 5 साल में वो बदल जाते हैं, वापस आने की उनका पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो सोच जो है कि जो सर्विसेज मांगने और देने का जो फासला है वो बंद करना चाहिए, कि सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल कर देना चाहिए, उसका एक्सेस। अभी दुनिया में ऐसा नहीं है क्या, इस्टोनिया में आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स आएगा, आपको सिर्फ बताना है कि आप वेदर यू एग्री और यू डू नॉट एग्री, वो बटन दबाए तो चले जाता है। वहां तक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सोच है, बेसिक फैक्ट जो है कि वो चेंज करना चाहिए कि ये लेन देन की जो बात है, और लेन देन के बाद में फिर लेन देन शुरू हो जाती है। ये लेन देन जो बेसिक डिजीज है लेन देन का, कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो फी देने का है, अगर जल्दी चाहिए तो स्पीड बने देने का है, भ्रष्टाचार करने का। मुझे लगता है ये नहीं है। पब्लिक डोमेन में मुझे 7 बारह चाहिए, वो मेरा 7 बारह है, मेरी जमीन है, उसके ऊपर मेरा हक है, आप कौन नहीं करने वाले हो, आप मुझे एक्सेस दे दीजिए, मैं किसको देना है वो दे देता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें वो प्रशासन में जो पोल्यूशन बना है, पूरे देश में पोल्यूशन बना है, वो चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आप कितने भी कानून बनाइए, वो 45 डेज 7 डेज ये वो कोच चलने वाला नहीं है। अगर ये आपका डिलेज जो है 2005 का कानून जो 2007 से 6 में लागू किया, उसमें 14 साल में क्या हुआ है, अभी और भी कुछ कानून लाया तो कुछ होने वाला नहीं। टेक इट फ्रॉम मी, आई कैन सर्टिफाई दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन अनलेस देयर इज सिस्टमिक चेंज। चेंज क्या होना है, बहुत सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 में ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्शन दिया है। अगर आपको प्रोटेक्शन दिया तो आपने काम करना चाहिए। और आर्टिकल 166 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट और 77 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बना। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो उसमें रूल 7 है कि ऑफिशियल हेड वो सेक्रेटरी बना है, अभी पूरे डिपार्टमेंट उसको चलाना है, वो सब लोगों के सीआर लिखेगा, तो वो कंट्रोल सिस्टम रखा है। तो ये कोई अगर थोड़ा सा सोए है, जो सेक्रेटरीज लोग सोए है, मैं बहुत कॉन्शियसली वर्ड सोए है, अगर थोड़े जाग जाते हैं और डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल लाते हैं तो ये जो कानून अभी प्रहलाद जी ने जो बताए और शैलेश जी, उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सर्विस। दूसरी, 1968 में आईएएस अफसर के लिए, आईपीएस अफसर के लिए कंडक्ट रूल्स बनाया। उन्होंने लिखा है कि डायलेटरी टैक्टिक्स ना करे, आप डिले ना करे प्रशासन में। बहुत अच्छी तरह से किया है। ये देश में एक भी केस 50-60 साल में ये डायलेटरी टैक्टिक्स के लिए बना नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा ही कानून महाराष्ट्र में उससे भी ज्यादा अच्छा बना है कंडक्ट रूल्स जो है सर्वेंट्स के लिए, लेकिन ये जो डिलेज, करप्शन, इसके लिए कोई केस बनी नहीं है। अभी जो डिलेज ऑफ ये अपना कानून बना है महाराष्ट्र में, उसके अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन, वो जो एप्लीकेंट है उसने क्यों मांगना चाहिए, वो इंटरनल सिस्टम होनी चाहिए। ये जो कानून है 2005 का, कि अगर किसी ने दिया नहीं तो वो सेक्रेटरी नहीं करना चाहिए कि मेरे डिपार्टमेंट में राइट अप टू तलाटी और राइट अप टू ग्राम सेवक और राइट अप टू कांस्टेबल किसने सर्विसेज दिया नहीं है, मुझे वीकली, डेली, मंथली चार्ट चाहिए और मैं खुद उसके ऊपर एक्शन ले लूंगा। ये फिर से वो इसको सिटीजन को उसको देना क्या जरूरी है? ऐसा मुझे लगता है कि दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉल्यूटेड माइंडसेट। और यहाँ पे कहीं तो कोई, मुझे लगता है कि एनजीओस और एक्टिविस्ट वो बेचारे चलो ना ऐसा करना तो ऐसा करना नहीं, उन्होंने बोलना चाहिए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वंस यू आर पेड फॉर दिस थिंग, once the act has come, now it is your responsibility to say that if it is there is any delay, why should I go in appeal? क्यों जाने की जरूरत है? अगर आपको सब कुछ करके दिया है तो आपने देखना है, अगर किसी ने गलती किया है, डिले किया है, तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई करना है। मैंने तो मेरा टैक्स दिया है। मुझे लगता है कि कभी ऐसा होता नहीं है और ये सब नहीं होता है, तो इसके ऊपर ये ऐसे ही चलेगा। कितने भी कानून लाइए, अब कितने भी ऐसे डिस्कशन रखिए,
इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो टेक इट फ्रॉम मी, आई गारंटी यू कि ऐसा ही चलेगा जब तक थोड़ा सा माइंड से चेंज ना करे। अभी हम तो किसकी बात कर रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी तो बहुत छोटा 1-2% का ये है। देश में क्या हो रहा है, तो देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या हो रहे हैं, देश में जो इनकम कॉन्सेंट्रेशन कम लोगों के हाथ में हुआ है, देश में जो हेल्थ सेक्टर का क्या हो गया, इसके ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं है। और जो पूरी सिस्टम जिसके ऊपर है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन में देश की क्या चल रही है, आगे भी जाके अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होने वाली है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। हम सिर्फ किसमें है कि 10-15 कानून जो है, एक कानून की बिना सर्विस डिलीवरी क्या है, this is much more. Service delivery is just 1 or 2%. Maybe this is very important. I don't say that it's not important. It is ultra important. But more than that, ये देश कैसे चले, नहीं तो ये पूरे ऐसे अभी दर बदन, अभी इसमें कोविड के टाइम कितने माइग्रेंट लोग यहाँ से वहां चले गए, वो माइग्रेंट लोगों के लिए खाने पीने का क्या है, और ये है कि यहाँ के तो सिस्टम फेल हुई है। इसके लिए जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर वो भी जस्टिसेबल नहीं है तो भी it shall be the duty of the governments to follow them, shall be क्या है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इनइक्वालिटी के बारे में क्या हो रहा है देश में, मुझे लगता है कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, कि अभी तक देश में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसका लेखा जोखा हो जाए, और जो नहीं हुआ है उसके लिए कर रहे हैं। और वो सेक्रेटरीज नहीं करना चाहिए, वो ऑफिसर्स नहीं करना चाहिए कि देखिए साहब आप तो चुन के आए हैं लेकिन अभी ये करना बाकी है। ये सिस्टमिक चेंजेस करने, ये ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर है। और वो फेलियर इसलिए है कि मुझे लगता है कि हमने कंप्लासेंट ब्यूरोक्रेसी गए 70 साल में तैयार किया, वेरी कंप्लासेंट ब्यूरोक्रेसी। कि ब्यूरोक्रेसी हम कभी भी कुछ भी रहे, कुछ किसान की आत्महत्या हो गई चीफ मिनिस्टर, कुछ किधर राइट्स हुए चीफ मिनिस्टर, कुछ क्या हो किस, यानी हम जिसके ऊपर खर्चा करते हैं, ये पॉलिटिशियंस के ऊपर उतना खर्चा नहीं होता है, हमारे इनके ऊपर 56% खर्चा होता है। वो चीफ सेक्रेटरी का सो रहेगा, सेक्रेटरी सो रहेगा, रीजनल कमिश्नर सो रहेगा, कलेक्टर सो रहेगा। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गलत तरीके से जा रहे हैं। जब तक हमको इनको, और आप बोलेंगे कि फिर आप क्या करते थे, आप मेरा देखिए कि मैंने जो कुछ किया है, मैंने कुछ कानून लाए नहीं थे, नए रूल नहीं बनाए थे, जो था आई एक्ट बिकॉज आई एक्ट में, जैसे कि इन्होंने बताया, तो मेरा दूसरा है कि इम्प्लीमेंट एज इट इज। कानून बहुत अच्छे बने जैसे कि शैलेश ने बनाया, लेकिन हमको जो डिजीज है, डिजीज ये है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं तो अभी जाके हमको ये करना पड़ेगा कि जगाना पड़ेगा, वो सो रहे हैं। और उनकी जो नींद है कि पूरा ओनर्स हर टाइम इसके ऊपर डालना है, सिटीजन के ऊपर डालना है। अगर आपका काम नहीं हो तो आप इसमें लोकशाही दिन में जाओ, आपका काम नहीं हो तो ऐसा करो, आप ये नहीं हो तो ऐसा करो। तो आप इसलिए बैठे हैं, आप 24/7 आप बोलते हैं गवर्नमेंट के लिए वो, तो मुझे लगता है कि अगर आपको हमें कुछ करना तो इसके लिए ये पूरा देश में ये जो वैक्यूम बना है, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिशियंस का तो बिल्कुल। अभी मैं लास्ट में सिर्फ ये बताऊंगा कि रीइमेजिनिंग ऑफ गवर्नेंस, इसमें एक बहुत बड़ी खामियां 70 साल में आ रही है और वो बढ़ती जा रही है। खामियां क्या है कि रोल क्या है, ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है और पॉलिटिशियंस का रोल क्या है। अगर मुझे नल का कनेक्शन चाहिए तो आज मैं किसके पास जाता हूँ, मेरे नजदीक का कारपोरेटर के पास जाता हूँ। अगर वहां मेरे उधर थोड़ा सा कुछ हुआ है तो उधर जाता हूँ। अगर मुझे रास्ता चाहिए तो मैं एमएलए के पास जाता हूँ, कुछ चाहिए तो मैं खासदार को जाता हूँ। अभी हाल ही में किसी ने तो एक अच्छा एनजीओ है, उन्होंने कहा कि आपके खासदार का कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड होता है। उनका तो काम खासदार, आमदार और उनका काम बहुत हायर लेवल का होता है कि भविष्य के लिए क्या सोच करनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या है, नई योजना कैसी लानी है, नए कानून कैसे बनाने, ना कि उन्होंने वो नल का कनेक्शन देना है, ना कि उन्होंने रास्ता बनाना है, ना कि उन्होंने एमपीएलएडी के बारे में ये करना है। नो, सो फिर से हमको एक बार कि रोल्स क्या है, न तो क्या होगा कि ये सब जो खासदार आमदार ने काम करना है वो अलग हो गया, और वो जो ब्यूरोक्रेसी ने काम करना है वो हर एक्टिविस्ट भी उनके पीछे जा रहे हैं और जनता भी उनके पीछे रह के हमारे क्या, और उनके ऊपर फिर वो उनका रोल चेंज हो जाता है और पूरे इलेक्शंस उनके ऊपर जाते हैं, और उससे वो फिर सत्ता जो हो जाती है उससे, क्योंकि सत्ता क्यों आती है तो भी उनके काम वो करते हैं। तो लगता है कि ये रोल रिवर्सल और रोल रीइमेजिनेशन ऑफ रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, वो रोल कहीं ना कहीं से फिर से एक साथ आना चाहिए। जब तक ये नहीं होता है, मुझे लगता है कि ये कितने भी कानून आए, कुछ भी हो, ये ऐसे ही चलने वाला है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें सिर्फ सोल्यूशन एक ही है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो लोगों को आप तो बहुत गिने चुने हैं, लेकिन पूरी जो ये 134-36 करोड़ की जनता है इस देश की,
उनको ये कुछ मालूम नहीं है। आपने जो महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों को ये कितने जो कानून बनाए, अभी जो शैलेश जी ने और प्रहलाद जी ने बताया, कितने कानून उनको मालूम है? उनको कुछ नहीं, बेचारों कुछ समझता नहीं है एक ऐसा है करके, वो अपने चलते जा रहे हैं। तो उनको अवेकनिंग करना है कि ये सब चीजें हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि सिस्टम चेंज होना। हम जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हो रहे हैं वो एक किराना दुकान की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। किराना दुकान यानी कैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो किराना दुकान थी, वो प्राइवेट कंपनी थी। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस लाए थे वही प्रोसेसेस हम थोड़े से चेंज करके करके यहाँ तक लाया है। वी मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज आई डिस्कस्ड, आई हाइलाइटेड सम टाइम बैक, कि वो 21st सेंचुरी के लिए कि ओनर्स गवर्नमेंटल मशीनरी के ऊपर होना है, ना कि सिटीजन के ऊपर। थोड़ी सोच है 180 डिग्रीज चेंज करनी चाहिए। जब तक ये सोच 180 डिग्रीज तक होती नहीं है, मुझे लगता है कि बाय रिमेनिंग इन द सिस्टम फॉर 34 years, I tell you, nothing is going to change if we do not change our thinking, if we do not clear the polluted air about the governance in this country, and if we do not put pressure and if we do not fill the vacuum, जो प्रेशर होना चाहिए एनजीओ का इकट्ठा के, वो एनजीओ का प्रेशर अभी देश में नहीं है। कि अगर सब नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे हम हर साल करेंगे, हर महीने करेंगे, हर दिन करेंगे, तो इससे कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन एक नया कुछ तो आपने शुरू कर दिया विजय कुमार जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और बाकी दोनों इसका भी मुझे इतना ही कहना था। टॉपिक बहुत बड़ा है। आई गॉट टू मेनी एक्सपीरियंसेस टू शेयर विथ यू कि सिस्टम फेल्योर कैसे किया जाता है, और लोगों को बाहर क्या लगता है कि क्या अच्छा हो रहा है, और मार्केटिंग कैसा किया जाता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत मार्केटिंग हो रहा है अभी ब्यूरोक्रेसी का। ये नहीं, उसके थोड़ा सा अंदर इफ यू स्क्रैच अंडर द सरफेस, वो इट विल बी वेयर ओपन कि क्या हो रहा है करके। तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इतना कहना है। अगर आपको कोई सवाल रहेंगे तो जरूर आप उसमें मैं रिएक्ट करें। धन्यवाद झगडे साहेब. खरं तर मी आता मराठीत बोलतो कारण बरेचसे मराठी दिसत आहेत आणि मला वाटतं बऱ्यापैकी मराठी सगळ्यांना समजत असेल. पहिली विनंती ही आहे की आजचा कार्यक्रम हा काही RTI साठी नाही, त्याच्यामुळे RTIचे प्रश्न विचारू नयेत. आपल्याला प्रशासन म्हणून प्रशासनाकडून काय करून घ्यायचं आहे आणि कसं पुढे जायचं आहे याच्यासाठी आजची मीटिंग आहे. ही एक गोष्ट झाली. आपल्याला जर काही प्रश्न, मी आता 2-3 प्रश्न विचारणार आहे, त्यानंतर सगळ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी मोकळीक असेल. आपल्याला प्रश्न विचारायचा असेल तर आपल्या फोटोच्या वर डाव्या बाजूला 3 खूण आहेत, त्याच्यामध्ये हात वर करण्याची एक खूण आहे, त्याच्यावर क्लिक केलं तर मला कोणाला बोलायचं आहे त्याला बोलायला देता येईल. झगडे साहेब आणि तिघई गांधी साहेब आणि हे प्रशासन कसं चुकलंय ह्याच्यावर आम्ही बोलत असतो. झगडे साहेबांनी आज प्रकाश टाकला की NGOज, मुळात माझंही NGO बद्दल ऑब्जेक्शन आहे, पण माझ्या ऑब्जेक्शनला आजपर्यंत कुणी किंमत दिली नव्हती, परंतु आपणच बोलल्यामुळे आता NGOचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा धरतो. कारण देशामध्ये मागे आपलं एकदा बोलणं झालं होतं, 33.5 लाख NGO आहेत आणि 7 लाख सुमारे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहेत. या प्रत्येकामध्ये 10 जण काम करत आहेत असं गृहीत धरलं तरी 4 कोटी लोक हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत किमान. बाकीचे राजकीय कार्यकर्ते वगैरे हे सोडलं, याचा अर्थ साधारणपणे दर 30 माणसामागे आपल्या देशामध्ये एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. तरीही परिस्थिती बदलली नाही. याचा अर्थ प्रशासनाचं तर राजकारणाचं चुकतंयच, परंतु आमचंही काहीतरी चुकतंय. आम्ही ॲक्टिव्हिस्ट, मुद्दाम आम्ही म्हणतो, नाही तर लोक म्हणतील आम्हाला हा बोलतो म्हणून, आम्ही ॲक्टिव्हिस्ट लवकर सरेंडर होतो. प्रश्न विचारायचा नाही, ठीक आहे आपण दुसऱ्या पद्धतीने प्रश्न विचारूया. अरे पण का नोकराला मालकाने एवढं का घाबरायचं? ठीक आहे, माझं आता मी इथं भाषण द्यायला जमलेलं नाही, परंतु आता पुढे काय? कारण आजची जी मीटिंग आहे ही फक्त प्रश्न निर्माण करण्यासाठी किंवा अकॅडमिक मीटिंग असं याचं स्वरूप राहता कामा नये. तर पुढे झगडे साहेब, कचरे साहेब, गांधी साहेब, आम्हाला तुमच्याकडून, म्हणजे मला वगळत नाही, मी पण त्याच्यामध्ये आहे, पण आम्हाला कॉन्क्रीट पुढे काय जायचं एक विषय आज आपण हातात घेणार आहोत, परंतु त्याच्या संदर्भात आपण नंतर बोलू. मुळात आता या सिस्टीमशी जर पंगा हा शब्द हल्ली मी वापरणार नाही, पूर्वी वापरायचो, या सिस्टीमशी जर संवाद साधायचा झाला तर मुळात संवादाला हे लोक तयार नसतात. झगडे साहेब याचं मला उत्तर लागेल, कारण इथं अधिकारी हा नेहमी म्हणजे असा खुर्चीत बसला की आपण या देशाचे मालक आहोत या भूमिकेमध्येच असतो. फार कमी तुमच्यासारखे किंवा आणखी काही जे लोक आहेत तसे आहेत की जे आता सुद्धा चॅटवर प्रश्न आलेत ना, त्याच्यातून साधं उत्तर द्यायचं धाडस कोणी देत नाही किंवा त्याच्या पैसे कुठे भरायचे हे कोणी त्याला सांगत नाही. तर ही भूमिका बदलण्यासाठी
काय करावं लागेल? मला तिघांकडून एक एक 2-2 मिनिटांमध्ये यायचं पाहिजे. कारण तुम्ही याल, आम्हाला मार्गदर्शन कराल, सांगाल हे करा ते करा, परंतु करायचं कसं याच्या बाबतीत आम्ही लोक अनभिज्ञ आहोत. तुम्ही सांगा की या पद्धतीने जायचं, आणि एक टाइम बाउंड विषय आपण हातात घेऊ की या महिन्यामध्ये हाच विषय, त्याच्यामध्ये इतर कुठल्या विषयामध्ये मिक्स करायला नको जरी आले तरी. परंतु हा 4 आठवड्यात 4 विषय घेतले आणि ते जर लॉजिकल एंडला नेले तर मला वाटतं बरंचसं उपयोगाचं ठरेल. तर या विषयावर तिघही क्रमाक्रमाने झगडे साहेब, शैलेश गांधी आणि कचरे साहेब. झगडे साहेब, सुरुवात तुमच्यापासून करूया. मला याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी म्हणायच्या आहेत. एक तर मी जे आपण सुरुवात सांगितलं काही बेसिक गोष्टी कराव्या लागतील की गव्हर्नमेंटला आपण आता पहिल्याने सांगायला लागेल की आम्हाला तुम्ही अर्ज करायला किंवा याला सांगू नका, तुमच्या सिस्टम चेंज करा की ज्याच्यामुळे मला माझी माहिती किंवा माझे अप्रूव्हल आहे ते सगळं मला मिळालं पाहिजे आणि त्याचा अधिकार माझा पाहिजे त्याच्यावरती त्या इन्फॉर्मेशनचं. आणि तुम्हाला देशाचं जे उत्पन्न आहे किंवा महापालिकेचं उत्पन्न, राज्याचं उत्पन्न, त्याच्या फार फ्रॅक्शन हे फीजचं उत्पादन असतं. तो काही 10 टोकरून पोट भरण्यासारखाचा विषय नाहीये. त्यामुळे ही इन्फॉर्मेशन जी आहे ती मला त्याचा ऍक्सेस असला पाहिजे, मला तुमच्याकडे परत परत येण्याची गरज असणार नाही. काही जर अप्रुव्हल जर पाहिजे असतील आणि ते जर मिळत नसतील तर याच्यामध्ये नागरिकांनी सुद्धा आता थोडंसं चेंज केलं पाहिजे त्यांचं माइंडसेट की मला हे अप्रुव्हल मिळालं नाही, कृपा करून मला अप्रुव्हल द्या. नो, त्या अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध एक साथ किंवा त्या कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध याच्या विरुद्ध ऍक्शन घ्या. मला हे करायचं झालेलं नाही म्हणून याच्या विरुद्ध ऍक्शन घ्या. हे थोडंसं कुठेतरी एक मुवमेंट सुरू झाली पाहिजे. आपण आपल्या विनंती करत असतो फक्त की मला हे तुम्ही ते करून दिलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे मग अपील आणि हे. नो, सिस्टम कशी पाहिजे ते त्यांनी जर काम केलं नाही तर पुन्हा वरिष्ठाकडे त्याच्या विरुद्ध ऍक्शन, आणि वरिष्ठांनी ऐकलं नाही तर वरिष्ठाच्या विरुद्ध ऍक्शन, हे जोपर्यंत होत नाही हे त्यांचं फेल्युअर आहे. त्यामुळे त्याच्या विरुद्ध ऍक्शन ही त्यांनी केली पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट आहे की सिस्टीम मध्ये की त्या खात्याच्या सचिवांनीच आढावा घेतला पाहिजे. आता जसं राईट टू सर्व्हिसेस ऍक्ट आहे, मी मागे बोललो होतो की 8 कोटी जरी झाले असतील त्याचे इन टाइम किती झाले त्याचं कोणी बघितलेलं आहे का? किंवा सचिवांना जर विचारलं तुम्ही लॉग इन करू शकता का राईट टू सर्व्हिसेस ऍक्ट मध्ये, मी आय एम व्हेरी शुअर की त्यांच्या पीए शिवाय त्यांना जमणारच नाही ते बहुतेक सचिवांना. त्यामुळे आपल्याकडे किती इन टाइम झाले सर्व्हिसेस मिळाले असतील. मी मागे एक कॉन्क्रीट उदाहरण दिलं होतं की याच्यामध्ये अहमदनगरमध्ये लेबर डिपार्टमेंटमध्ये 4-5 हजार असे ऍप्लिकेशन होते आणि सगळे डिस्पोज ऑफ झाले होते. पण कधी? 2-3 महिन्यानंतर. तर त्याला आकडा कसा दिसतो की सर्व्हिसेस दिल्या आहेत, बट वेन, हा एक महत्वाचा विषय आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीचा मला वाटतं की आपण एनजीओ म्हणून की हे थोडंसं असं मुवमेंट चालवली पाहिजे की याच्यामध्ये आम्हाला या 3 गोष्टीसाठी पहिल्याने एकतर हे चेंज करा, याची खूप मोठी मुवमेंट करावी लागेल. पण कधी ना कधी सुरू झाली पाहिजे. नाहीतर मग कसं आहे की प्रत्येक वेळेस आम्ही मागणार आणि तुम्ही देणार, हे बदलून की आम्ही मागणार नाही तुम्ही देणारच बाय डिफॉल्ट, हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मला वाटतं की याच्यामध्ये काही होणार नाही आणि याची एक मुवमेंट सुरू केली पाहिजे. ही मुवमेंट सुरू करूया. परंतु शैलेशजी, तुमच्याकडे येण्यापूर्वी एक शब्द सांगू इच्छितो. आपण जे नेहमी म्हणतो अमक्या देशात अमक्याची सत्ता आहे, अमक्या राज्यात अमक्याची सत्ता आहे, हे बदलायला आधी आपण शिकलं पाहिजे. सत्ता आपली आहे, सामान्य माणसाची सत्ता आहे. बाकीचं कुणाचंही तिथं सरकार आले ते सरकार आहे, ते कारभारी आहेत. किमान हे बोलायला जरी सुरुवात केली, मी अनेक मीडियाशी बोललो की तुम्ही एवढं बोलायला सुरुवात करा. सत्ता त्यांची नाही, सत्ता आमची आहे, ते कारभारी आहेत. नोकर फार शब्द जर बिलो डिग्निटी वाटत असला, खरं तर मला तोच वापरणं जास्त योग्य वाटतं. परंतु हा शब्द बदलायला सुरुवात केली तर कुठेतरी आपल्याला ओनरशिप वाटेल की हा देश हे सगळं माझं आहे असं. तर त्या दृष्टीने आपण सुरुवात केली पाहिजे. किमान एवढं वागण्यापासून आजपासून सुरुवात केली तरी खूप होईल. शैलेशजी, पुढे कसं जायचं याच्यावर आम्हाला तुम्ही तिघही आमचे नेते म्हणून इथून पुढे यायचं आहे. मी थोडासा तिघांपेक्षा ज्युनियर असल्यामुळे मागे आहे, बरोबरही आहे. परंतु सुरुवात करायची आहे आणि दर महिन्याला एक विषय कमीत कमी आपण लॉजिकल एंडला न्यायचा आहे. तर त्या दृष्टीने आपण काय करू शकू? शैलेशजी आणि कचरे साहेब. शैलेशजी, हॅलो शैलेशजी, ऐकू येत आहे का? हॅलो शैलेशजी, कुठे गेले? दिसायचंही बंद झाले. शैलेशजी, एवढ्या लवकर नाही आम्ही सोडणार आहे तुम्हाला. कुठे गेले? ठीक आहे, कचरे साहेब, तोपर्यंत तुम्ही बोला. शैलेश गांधी कदाचित आपल्यातून काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम दिलाय. कचरे साहेब. मी सरांशी आता झगडे सर जे म्हटले त्याच्याशी मी सहमत आहे की थोडस अकाउंटेबिलिटीची सेन्स जी आहे ब्युरोक्रेसीमध्ये ती जागवावी लागेल. माझा स्वतःचा अनुभव मी 30 वर्षातला सांगतो की जर वरिष्ठांनी मनावर घेतलं
मग तो सेक्रेटरी असेल, चीफ सेक्रेटरी असेल, त्या ऑफिसचा तो चेंज घडू शकतो. झगडे साहेबांचं नाव लोकांना एवढ्यासाठीच माहिती आहे की जे तिथे गेले तिथे त्यांना लोक ओळखत होते आणि त्यांना त्यांचं काम माहित होतं आणि ते काम सिद्ध करत होते. इथे प्रॉब्लेम असा झाला या तिन्ही कायद्यांच्या बाबतीत, तो रेकॉर्डचा असेल, आरटीआयचा असेल, वरच्यांना त्याचं फारसं देणं घेणं नाहीये. आणि जर पीआयओची सिनियरिटी लेवल पाहिली तर तुम्ही फार खालची आहे. किती झगडे साहेब प्रशासनात बसले होते मंत्रालयात, त्यांनी सांगावं की किती अपील त्यांनी चालवले, ते त्यांनी सेकंड अपील अथॉरिटी किंवा फर्स्ट अपील अथॉरिटी म्हणून काही काम केलं का? फारसं वरती नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हेड ऑफ डिपार्टमेंटची जी अकाउंटेबिलिटी आहे ती आधी वाढली पाहिजे. ती आपोआपच पर्कोलेट होते. सीएमनी म्हटलं की खालची मंडळी कामाला लागते, मंत्र्यांनी म्हटलं की त्याचं डिपार्टमेंट कामाला लागतं. म्हणून मला असं वाटतं की आमच्या मंत्रालयामध्ये जेवढे विभाग आहेत त्या विभागाचे जे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आहेत त्यांच्या दृष्टीने केआरएचा मुद्दा, ज्याला आपण की रिझल्ट एरियाचा मुद्दा आहे, तो या 4 ऍक्टची अंमलबजावणी हा केआरएचा मुद्दा असला पाहिजे. आणि यासाठी तुम्हाला आणि आम्हाला प्रेशर टाकणं शक्य आहे. पण आता सध्या ह्या 4च्या 4 कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी फार प्रेशर टाकणं फार योग्य नाही, कारण करोना सध्या चालू आहे, पूर्ण मशिनरी अडचणीत आहे, ती सध्या ती फायटिंग मोडमध्ये आहे. दुसरी गोष्ट, या कायद्याच्या ऑडिटचा भाग जेव्हा आला होता तेव्हा दोन्ही वेळा आरटीआयच्या ऑडिटसाठी पण सगळ्या एटीआय ना, म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला ऑथराईज केलं, ते सगळ्या करावं म्हटलं, तेही पुढे येत नाहीत. आणि डिले प्रिव्हेन्शनच्या बाबतीत त्यावेळेस आलं होतं आणि त्यावेळेस सगळ्यांची एम्बॅरेसमेंट अशी होती की ह्या गव्हर्नमेंटनी काहीच केलेलं नाहीये आणि पुन्हा गव्हर्नमेंटच्या संस्थेने सांगायचं काहीच केलेलं नाहीये, हे फार कमी शक्य आहे. म्हणून जे काही ऑडिट करायचे ते थर्ड पार्टी ऑडिटच केले पाहिजेत आणि ते लोकांना घेऊन केले पाहिजेत. दुसरा मुद्दा, तुम्ही असं म्हटलं की लोकांशी, सोशल ऍक्टिव्हिस्ट असतील किंवा एनजीओ असतील, यांच्याशी बोलायला ब्युरोक्रॅसी तयार होत नाही. मान्य आहे, कबूल आहे. पण आता सगळं तसं नाहीये, बऱ्यापैकी लोक बोलायला लागलेत आणि हा 5वा स्तंभ म्हणून आता लोकांनी ऍक्सेप्ट करायला सुरुवात केलेली आहे. आतापर्यंत आपण 3 स्तंभ आपल्या घटनेमध्ये लिहिलेले आहेत, 4था स्तंभ मीडिया आहे आणि आता एनजीओ आणि हे सोशल ऍक्टिव्हिस्ट त्याच्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, तेव्हा लोकांना बोलावंच लागेल. आणि ते नाही बोलले तरी आता जर तुम्ही म्हणता ना की आम्ही मालक आहोत, आम्ही सॉव्हरीन आहोत, आम्हाला हे सगळं पाहिजे, तर आपल्याला संवाद इस्टॅब्लिश करावा लागेल आणि मला वाटतं त्या दिशेने पण आपल्याला काही प्रयत्न. तिसरी गोष्ट, 2 मुद्दे झाले. माझा तिसरा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आरटीआयच्या सेक्शन 4(1)A मध्ये असं म्हटलं होतं की ऑल पब्लिक अथॉरिटी शॅल कॉम्प्युटराइज देअर ऑल रेकॉर्ड्स, आणि ते त्यांनी नेटवर्कवर टाकलं पाहिजे ऍक्सेसिबल. आता त्यांनी हे सांगितलं, गेल्या 14 वर्षात किंवा 15 वर्षात हा कायदा आल्यापासून, रेकॉर्डचा कायदा आल्यापासून जर आपण रेकॉर्ड केलं असतं किंवा आरटीआय 16 वर्ष झाले या पर्यंत केलं असतं, तर आज आपण कोरोनाच्या काळामध्ये वर्क फ्रॉम होम करू शकलो असतो. आज सगळ्या कॉर्पोरेटनी वर्क फ्रॉम होम केलं, सगळ्या आयटी कंपन्यांनी, उलट त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली. आज मात्र गव्हर्नमेंटचे लोक घरी ऑफ द ड्युटी बसून होते. हा, त्यांना कोरोना फायटिंगसाठीचं दुसरं काम दिलं होतं, हे बरोबर आहे, पण आज आमचं असं काहीच नाहीये. त्यामुळे हे जसं म्हणतात तसं आमची योजना आम्हाला वर दिसली ना की आम्हाला तिथेच अर्ज करता आला पाहिजे, तिथेच अपील करता आलं पाहिजे. मला असं वाटतं की पहिलं प्रेशर आपण सिस्टम इम्प्रुव्हमेंट म्हणून टाकलं पाहिजे की हे तुम्ही सगळं आता एकदा असं आणा की लोकांना ते ऍक्सेसिबल करा. आजच्या तारखेला ऍक्सेसिबल नाहीये. आणि आता तुम्ही जे सांगितलं ना की कमिशनने सांगून देखील कुणीतरी फी भरून घेत नाहीये कॅशमध्ये आणि त्याला एसबीआय कडे किंवा आरबीआय कडे जावं लागतं, हे फार दुर्दैवी आहे. असं मला असं वाटतं की एक अनुभवातलं, मी रोज पाहत होतो, मी प्रशासनात काम करत होतो, अण्णा हजारे आले आणि त्यांनी एखादी मागणी केली की लोक घाबरत होते. एकटा सोशल ऑडिटर एवढा चेंज करू शकतो, मग आम्ही इतके सॉव्हरीन नागरिक असून आम्हाला काय नाही. मला असं वाटतं की ते रेप्लिकेशन झालं पाहिजे आणि त्यासाठी काही करता आलं तर दोन्ही बाजू. ओके ओके. शैलेशजी, कुठे गेला होता तुम्ही? सापडला नाहीत, मगाशी तुम्हाला बोलायचं होतं. माझी लाईन डिस्कनेक्ट झाली होती. अरे, अशी लाईन योग्य डिस्कनेक्ट होणं बरोबर नाही. आम्हाला तुमच्याकडून, तुम्ही आता जरी वयाचा भाग वेगळा ठेवला तरी आता जबाबदारी यायची आहे. रिटायरमेंट नंतरचं वेगळं एक जबाबदारी तुम्हाला घ्यायची आहे. तर कसं पुढे जायचं एवढं आम्हाला सांगितलं तर बरं पडेल. इथे जे लोक आले त्याच्यापेक्षा हजारो लोक बाहेर आहेत आणि इथला प्रत्येक जण 1000च्या बरोबरचा आहे. तर थोडंसं प्लीज सांगा. मैं 2 चीज समझता हूँ. एक तो सरकार में आइडियल सब होना चाहिए, ये वॉइस किया गया है ओपिनियन. मेरे हिसाब से ऐसा आइडियल कहीं नहीं होता. आइडियल के लिए हम लोग कोशिश करते हैं उस तरफ जाने की, और सरकार से और देश चलाने में कानून से ही काम होता है. कानून के बाहर काम करना हो सकता है. लोकपाल आया, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो लोकपाल क्या करेगा ये सोचा ही नहीं किसी ने, हमने पागल के जैसे. अच्छा, और एक और ये आपको बता दूं, आज राइट टू सर्विसेज की काफी बात हुई है और लोगों को काफी लगता है राइट टू सर्विसेज में आपने जो आंकड़े दिखाए वो गलत नहीं है, मगर वो आंकड़े समझना जरूरी है. 500 से कम बोले सर्विसेज लिस्टेड हैं. सर्विस लिस्टिंग क्या होता है आरटीएस में? कानून इतना बोगस बनाया गया है
कि हर डिपार्टमेंट तय करेगा कि कौन सी सर्विस राइट टू सर्विसेज में आएगी। एक छोटा उदाहरण देता हूं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 67 सर्विसेज ऑफर करता है उनके लिस्ट के हिसाब से। 2 साल पहले मैंने देखा था 15 सर्विसेज लिस्ट की थी उन्होंने राइट टू सर्विसेज में। वो बोलेंगे, वो मर्जी आएगा, वो आप बोलेंगे मेरे को इनकम टैक्स लागू होगा या नहीं, वो आपको बोलना है, ऐसा कानून बना दिया गया है। और इस पे कमिश्नर को जाके रिप्रेजेंट किया था, ये भी समझाया था कि कानून ये गलत है, वो माने भी थे, मगर अल्टीमेटली सरकार ने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला मेरा हाथ तो रिकमेंडेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। राइट टू सर्विसेज एक्ट बहुत ही पुअर एक्ट है, वो सिर्फ धोखाधड़ी है। और वो 8 करोड़ जो बोलते हैं, अगर एक कंप्लेंट फॉरवर्ड किया, अगर वो सर्विस में लिस्टेड है तो वो सर्विस बन जाती है, तो 8 करोड़ आंकड़ा बराबर है। और 436 या 440 जो बोलते हैं सर्विसेज नोटिफाई की है, हकीकत में उस हिसाब से 20,000 के ऊपर नोटिफाई करनी पड़ेगी, ये इस जन्म में नहीं होगा। अभी मैं ये कानून पे आता हूं, मेरे हिसाब से ट्रांसफर्स एंड डिलेज एक्ट बहुत पावरफुल है। अगर हम लिमिटेड कुछ सोचें कि भाई एक चीज पे हम फोकस करेंगे, आरटीआई के जितना एटलीस्ट पावरफुल इसको बना दिया तो मेरे हिसाब से बहुत होगा। ये बोल के कि आपको जवाब देना चाहिए, उससे नहीं होगा, एटलीस्ट जवाब मिलना शुरू हो जाए तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं मानता हूं उससे दबाव ला सकते हैं, एंड उसमें प्रोविजंस भी हैं बाय अप्रोचेस कि भाई अगर 50 या 100 आरटीआई एक्टिविस्ट, नॉट आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई भी एक्टिविस्ट ये एक्ट 21 पे फोकस करें कि इसको हमको सक्सेसफुल करना है, तो हो सकता है, मुमकिन है। ये ग्रुप करे या दूसरा ग्रुप करे ये मैं नहीं जानता हूं, मेरे बस के बाहर की बात है, मगर अगर 40-50 लोग डट के इसके पीछे पड़ जाएं, आई एम श्योर इट कैन बी डन। थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू। इसमें एक प्रॉब्लम, इसमें एक अचीवमेंट भी है, शायद उनको थोड़ा सा गलत तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, लेकिन हमारे मोहम्मद अफजल है, उन्होंने कल राइट टू प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट के अंडर अपना एप्लीकेशन सबमिट करने में वो सक्सेस हो गए, लेकिन उनको जो एक्नॉलेजमेंट दी गई है वो आरटीएस में दी गई है। तो हम ये एक सब्जेक्ट आगे लेके चलेंगे। अभी हमारे पास करीबन 1.25 घंटे हो गए, थोड़ा सा टाइम है, थोड़े थोड़े पे प्रश्न सारे जिनको पूछने वो पूछे। भास्कर प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया है, भास्कर प्रभु जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। आई थिंक मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो भी जितने भी हमारे यहाँ इधर भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बेसिकली हमें सभी को सिर्फ एक सिंपल एक चीज़ पता है कि आरटीआई एप्लीकेशन करो, 30 दिन में जवाब आना चाहिए। इसके आगे हमने कभी सोचा नहीं। जैसे हमने आज रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक्ट देखा है, और जगड़े साहब जी ने जो कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे अकाउंटेबल लाना है, उनकी जो जैसे कि शासन में हर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, या उनकी जो सर्विस अकाउंटेबिलिटी के बहुत ही कुछ लॉस हैं, क्या क्या है, वो अगर हम लोग थोड़ा सा निगरानी ले ले तो हम हर एक डिपार्टमेंट को हम अकाउंटेबल ला सकते हैं। और ये होता है, नहीं होता है ऐसे नहीं है। मुझे लगता है ये तीनों चीज़ अगर जिनके पास जो पास्ट जितने भी ऑफिसर्स बड़े बड़े जगह में से जो रिटायर हुए हैं, उनको अगर लेके अगर हम एक कुछ डायरेक्ट विजिल ब्लोअर्स हो सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली नहीं आएंगे लेकिन वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये चीज़ हम करेंगे तो अकाउंटेबल आ सकता है। मैं जगड़े जी से पूरी सहमत हूँ। सिर्फ पॉलिटिशियंस लोगों को हम पकड़ के कोई मतलब नहीं बनेगा, वो उलट ब्यूरोक्रेसी को वो बहुत खुश हैं उस चीज़ में, क्योंकि वे तो परमानेंट रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो भी एक मूवमेंट चालू करना चाहिए, पॉलिटिशियंस लोग हैं ठीक है, वे तो 5 साल ही रहते हैं, लेकिन ये तो पूरी उम्र जिंदगी भर उस उधर जगह में ही रहते हैं और उनको कोई पूछा नहीं जाता है। और सेक्रेटरी लेवल लोगों को हम अकाउंटेबिलिटी हम कैसे लाए, अगर इसका हम अगर कुछ मंथन चिंतन जो भी करना है करें, तो मुझे लगता है कि इससे हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ये मुझे लगता है, ये मेरा सजेशन है। धन्यवाद। ठीक आहे, थँक्यू। जुगल राठी साहेब अनम्यूट करा आणि बोला पटकन। एक मिनिट, अनम्यूट नाही केलेलं अजून आपण। हा बोला। आता झालं का? आता झालं? हा, नमस्कार। फार छान उपक्रम आहे, फार छान सगळ्यांनी मांडलेला आहे। मला वाटतं याचा जर आपण सारांश काढला की महेश जगडे साहेब जे म्हणतायत दॅट इज ट्रीटेड एज 100
हा, आणि आता बाकी कचरे सर, गांधी सरांनी सांगितलं की आपला अनुभव जो माहिती अधिकारचा तो पाहिला, तो आपण 0 नसला तरी 10, 15, 20 वर आहोत. तर 21 वरून आपल्याला 100 वर जायचंय. हा जर विचार केला, 2 प्रकारे त्याच्याकडे बघता येईल. एक तर काही आपले जे ट्रान्झॅक्शन अनुभव गव्हर्नन्सच्या संदर्भातले आहेत, त्याच्यापासून कुठंतरी ह्या 3-4 कायद्याचा समग्रपणे विचार करून डिलिव्हरेबल. मुख्य मुद्दा काय आहे, पब्लिक हॅव लॉस्ट होप्स इन द गुड गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स मधनं काही मिळेल ही आशा संपली, आणि त्यामुळे जिथं काही मिळतं म्हणून पुढाऱ्यांच्याकडे जातो, तो कोणाला तरी त्यांचे आपसात लागे बांधे असल्यामुळे एक दुसऱ्याला सांभाळून घेतलं जातं. काही ठिकाणी डिलिव्हरी होते, काही ठिकाणी नाही होते. तर याच्यासाठी एक एक विषय आपण म्हटल्याप्रमाणे जायचं आहे, 20 ते 100 पर्यंत जायचं आहे. पण त्याच्यात इमिडिएट इश्यू आणि लॉंग टर्म पॅराडाइम शिफ्ट जे काय म्हणतो तिथपर्यंत जायचंय. त्याच्यात घटना दुरुस्तीपासून सगळ्या गोष्टी असू शकतात. त्यामुळं कुमार सरांनी जसं सांगितलं, काही त्या दिशेने नेणारे 3, 4, 5 ऍक्शन पॉइंट्स ठरवून त्याला कालबद्ध रीतीने तरी घेतलं तरी एक दर मिटिंगला किंवा दर महिन्यात एक पूर्ण होईल असं नाही, पण त्याची एक टीम किंवा इंटरेस्टेड लोकांचं एक स्टिअरिंग म्हणा किंवा फॉलोअप ग्रुप तयार करून त्यांनी ते पुढे कार्य करायचं, एवढं मला सांगायचंय. ठीक आहे, ठीक आहे, थँक्यू. मला वाटतं आता खूप उशीर झालाय, पण तरी थोडक्यात प्रश्न विचारा काय असतील तर तिघांना. लता रेळे म्हणून आहेत, त्यांना काहीतरी विचारायचं आहे. हा बोला. हा, मला असं म्हणायचं की आपल्याकडे कायदे तर सगळे छान आहेत, सगळे उपयोगी आहेत. प्रश्न फक्त इम्प्लिमेंटेशनचा आहे. आम्ही जर म्युन्सिपाल्टीत गेलो तर आमचं काम होत नाही, आणि हे सगळे लोक वरपासून खालपर्यंत एका हातात हात मिळून सगळे आम्हाला इग्नोर करतात किंवा आम्हाला उल्लू बनवतात. एवढं मी म्हणेन की आम्हाला कायदे नीट काय जर सांगत नाहीत, विचारलेल्या प्रश्नांची लिहून उत्तरं देत नाहीत. तर पहिली गोष्ट मिळायला पाहिजे की आम्ही जर काही प्रश्न विचारला तर त्याचं डॉक्युमेंट तयार व्हायला पाहिजे आणि आम्हाला तसं लिहून उत्तर मिळालं पाहिजे. कारण जेव्हा आम्ही जातो आणि काय जेव्हा सांगतात ते पुढच्या 10 वर्षांनी दुसरा माणूस येतो आणि या केसेस 30-30, 40 वर्ष पडून आहे त्यांच्याकडे. आम्ही गेलो की म्हणतात की तेव्हा मी नव्हतो, त्यांनी काय सांगितलं मला माहिती नाही. जगडे साहेब, याच्यामध्ये एकच उपाय आहे की नगर विकास सचिव जे 2 जण आहेत आणि संबंधित महापालिकेचे आयुक्त हे तिघे जरा जागे झाले तर, मी पुन्हा शब्द म्हणतो, जागे जर झाले तर हे सगळे प्रश्न मिटतील. आणि हे फार अवघड आहे असं नाहीये. यांना जागा कसं करायचं याचा आपल्याकडे प्लॅन पाहिजे. यांना जागा करणं, त्यांच्याकडे तेवढे अधिकार आहेत, त्याच्यामध्ये लोकांना प्रश्न विचारू शकतात, ते त्यांना रिव्ह्यू घेऊ शकतात. आणि हे सगळं शक्य आहे. मी कशामुळे शक्य म्हणतोय की मला ते शक्य आहे असं काही ठिकाणी जाणवलं, ते मी अनुभवलेलं आहे की हे शक्य आहे. त्यामुळे ह्या तिघांना जर तुम्हाला महानगरपालिकेत करायचं आहे, तिघांना जर जागा केलं, हे सगळे प्रश्न मिटतील किंवा प्रश्नच निर्माण होत नाही. हा, लताजी याचा अर्थ थोडक्यात असा आहे, मी आता झगडे साहेबांना हेच विचारणार होतो, परंतु कसा हा प्रश्न विचारणार होतो, परंतु तो खूपच वेग प्रश्न होईल. त्याच्यापेक्षा जर मेलवर तुम्ही सांगितलं की हा माझा प्रश्न नाही, अशी अडचण आलेली आहे, तर मला वाटतं आपण पुढच्या मीटिंगमध्ये किंवा मध्ये कधी झगडे साहेबांना वेळ मिळेल त्यावेळेला त्याच्यात कसं पुढे जायचं हे ठरवता येईल. माधव पाटील म्हणून आहे, तुम्हाला बोलायचं हे मला मान्य आहे, पण त्याच्या आधी गॅलेक्सी जे ने कुणीतरी हात वर केलाय. गॅलेक्सी तुम्ही बोलू शकाल, पण तुम्ही आम्हाला अजून तुमचं नाव नाही सांगितलेलं. तुमचं नाव जरा जाहीर करा म्हणजे मग आपण आपल्याकडे येऊ. माधव पाटील जरा बोला, तुमचा आवाज हे करा आणि थोडक्यात 1 मिनिटामध्ये. सर नमस्कार. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की आर्टिकल 323 ए आणि बी अशा ह्याच्यामध्ये सांगितलंय की प्रशासकीय अधिकारी UPSC MPSC यांच्यासाठी सेपरेट कोर्ट असतं. ओके, सो तुम्हाला हे कॉन्स्टिट्युशनली चुकीचं वाटत नाही का? म्हणजे एकीकडे आर्टिकल 14 मध्ये इक्वल आहे असं म्हणतायत आणि एकीकडे अनइक्वॅलिटी तयार करतायत. म्हणजे जे वावधन प्रकरण झालं ऍक्सिस बँक महाबळेश्वर, तर काही झालं ते कळलंच नाही. म्हणजे अधिकारी एवढे पॉवरफुल असतात तर त्यांनी पॉवर चांगल्या ठिकाणी वापरणं गरजेचं आहे असं मला वाटतंय. सो तुमची काय प्रतिक्रिया याच्यावर? झगडे साहेब, तुम्हाला प्रश्न येतो. अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे कोर्ट असतात. हा, जसं CAT वगैरे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल किंवा आणखी काहीतरी असं. हा, ते एक लक्षात घ्या की प्रत्येक ठिकाणी तसं आहे. तुमचं इन्कम टॅक्स मध्ये आहे, GST मध्ये आहे, सगळ्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये आहे. आता ते कशासाठी आहे? तर ते चांगल्या अधिकाऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून आहे.
जर एखाद्या अधिकाऱ्यावरती विनाकारणच पॉलिटिशियन किंवा त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांनी चुकीचे कामं केले म्हणून त्याला त्रास होऊ नये आणि मग त्याच्या चुकीचे काम करून घ्या म्हणून त्याच्यासाठी एक सेफ्टी वॉल, जसं आपल्या कुकरमध्ये एक शिट्टी असते, सेफ्टी वॉल असते, तसं ते आहे. त्यामुळे ते सेपरेट कोर्ट नाहीये, ते समाजासाठीच आहे. एखादा अधिकारी समजा जर चांगलं काम करत असेल आणि त्याला ते करू देत नसेल तर तो कॅटकडे जाऊ शकतो, तो मॅटकडे जाऊ शकतो आणि सांगू शकतो आणि त्यांनी ते करायचंय. त्यामुळे मला नाही वाटत की ते काय चुकीचं, काय सेपरेट कोर्ट आहे असं काय म्हणण्याची गरज नाहीये, ते पब्लिक साठीच आहे. सुनील बाकरे विचारा तुमचा प्रश्न. सुनील बाकरे झगडे सारखेच बनतात. मग मानवी शरीराच्या झगडे सर आणि कचरे सरांसाठी प्रश्न आहे. कायदे तर वरून खाली सगळे सारखेच बनतात पण इम्प्लिमेंटेशन मध्ये फरक पडतो. म्हणजे मानवी स्वभावाचा त्याच्यामध्ये किती इंटरफिअरन्स आहे. कारण लोकांना फक्त गोरा खैरनार, तुकाराम मुंडे साहेब, महेश झगडे सर किंवा जर TN शेषन सर हेच लक्षात राहिले. कायदे तर त्यांच्याही वेळ होते आणि आजही आहेत, त्याच्या पोस्टवर लोकही काम करतात. मग असं का घडतं की विशेष व्यक्ती त्या पोस्टवर आल्यानंतर ते कायदे अंमलात आल्यासारखे वाटतात किंवा त्या कायद्याची इफेक्टिव्ह अंमलबजावणी होते. झगडे सर आणि कचरे सर. बोला झगडे साहेब आणि कचरे साहेब. तेच मी म्हणतो ना नेहमी की काही लोक लेटर मध्ये वाचतात, काही लोक स्पिरिट मध्ये वाचतात. ज्यांना स्पिरिट कळतं ती माणसं झगडे साहेब होतात, TN शेषन होतात, गोरा खैरनार होतात. तुम्ही जे सांगितलं की जे लक्षात राहतात लोकांच्या, कारण लोकांना वाटतं हा कायदा आपल्यापर्यंत पोहोचला, आपल्यासाठी आहे आणि हा माणूस सौमोटो त्याची दखल घेतोय आणि करतोय. त्या कायद्यातली ताकद त्याला समजते. प्रश्न आहे की प्रत्येक कायद्यामध्ये प्रचंड ताकद असते, ती आहे समाज बदलाची. खरं तर कायदे आणि हे सगळे ब्युरोक्रॅट्स आहेत ना, हे फक्त बदलाचं वाहक म्हणून काम करतात, कॅरियर्स ऑफ चेंज. तो घेऊन जायचा की नाही. लेजिस्लेचरने त्या कायद्यामध्ये चेंज नावाचा एक काहीतरी टाकलेला आहे आणि तो चेंज पुढे पोहोचवायचा आहे. पण इश्यू तोच आहे की तो घ्यायचा की नाही, हा मानसिकतेचा प्रश्न. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, पर्सनलाइज व्हायला नाही पाहिजे. हा सिस्टम म्हणून मेकॅनिक गेला पाहिजे पण जात नाही. दुर्दैव आहे. त्याच्यामध्ये माझं मत असं आहे की खरं म्हणजे हे नावं लक्षात राहताच कामा नये. कारण प्रत्येक अधिकाऱ्याने हे असंच वागलं पाहिजे, असं घटनेला आणि सगळ्या कायद्याने आणि जे नियम बनवलं ते अपेक्षितच आहे. आता जे तसे वागत नाहीयेत त्यांचं तसं न वागणं समाज खपवून घेतो. त्यामुळे समाजाने हे असं खपवून घेणं, मी त्यांना जागा करणं म्हणतो, दुसऱ्या शब्दात त्यांना खपवून घेणं हे बंद केलं पाहिजे. की जे त्यांनी वागणं अपेक्षित आहे, त्याच्यासाठी पगार घेतला जातो, त्याचे उत्तरदायित्व येतं, ते तसं का करत नाहीत. याच्यासाठी समाजाने मग नेहमीच मीडियाने किंवा NGOsने किंवा जनतेने केवळ पॉलिटिशियन्सना पंचिंग बॅग करण्यापेक्षा जे तिथे आहेत त्यांच्याबद्दल कुठेतरी बोलायला सुरुवात केलं पाहिजे. इनफॅक्ट मी मागे एकदा आणि माझी ती अजूनही इच्छा आहे की जसं इंग्लंडमध्ये, ऑस्ट्रेलियामध्ये शॅडो कॅबिनेट असतं, शॅडो प्राईम मिनिस्टर असतात, शॅडो मंत्री असतात. माझी इच्छा होती की रिटायरमेंट नंतर मी असं शॅडो ब्युरोक्रेसी तयार केलं की शॅडो चीफ सेक्रेटरी, शॅडो सेक्रेटरी, शॅडो कलेक्टर, शॅडो म्युनिसिपल कमिशनर, आणि ते काय चुकतायत हे सुरू केलं पाहिजे. पण अर्थात मला त्या एकट्या माणसाला ते करताना शक्य नाहीये. याच्यासाठी तुम्ही असं जर काही सुरू केलं तर माझा त्याला पाठिंबा राहील. त्यामुळे की सेशन आणि हे आणि ते खरं म्हणजे नावं लक्षात ठेवायची गरज नाही. ते प्रत्येक जणानेच सेशन असावा अशी कायद्याची तरतूद आहे. झगडे साहेब, शॅडो सिस्टीम आपण चालू करत आहोत हे मी आत्ता सांगतो. आता कोणाकडे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी द्यायची आपण महिन्याभरामध्ये ठरवू. आता फक्त 2-2.25 तास झाले. अभिनंदन सर, अभिनंदन. धन्यवाद सर, धन्यवाद आणि अभिनंदन. तुम्ही हा प्रपोज मांडा. ठीक आहे. थँक्यू. आणि आणखी फक्त 3 प्रश्न आपण घेणार आहोत कारण 2-2.25 तास झालेत. बाकीच्यांचाही पेशन्स आपण फार ताणून बघता कामा नये. गॅलेक्सी J2, गॅलेक्सी M31, खरं तर ज्यांची नावं नाहीत त्यांना प्रश्न विचारायचे नाही असं मी ठरवलं होतं. परंतु प्रश्न विचारण्यापूर्वी आपलं नाव सांगा आणि लवकर विचारा कारण आता हे संपवावं लागेल. गॅलेक्सी M31 बोला. हॅलो, हा बोला पटकन. हा बोला. सतीश पाटील. काय नाव? सतीश पाटील सर. तुमचं नाव त्याच्यावर लिहायचं ना फोनवर म्हणजे सगळ्यांना कळेल. सर ते वेळेवर झालं सर सगळं. बरं सर आता आज नाही बोलत सर, आता पुढच्या मीटिंगला बोलू. ठीक आहे. गॅलेक्सी J Pro 2. हॅलो. हा बोला पटकन. नमस्कार, मी प्रवीण दळी बोलतोय. हा बोला. हॅलो, प्रवीण दळी बोलतोय. डेप्युटी मिनिस्टर पिवाड 2003 पासून काही ऍक्शन घेत नाहीत एका कमिटीवरती.
डेप्युटी रजिस्ट्रार पी वार्ड मुंबई अच्छा, मुंबई 2003 पासून करप्ट कमिटीवर काही ऍक्शन घेत नाही. 28/2 19 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट झालाय की नंबर ऑफ व्हायोलेशन्स आहेत. ती व्हायोलेशन त्यांनी निग्लेक्ट केली आणि सांगणे व्हायोलेशन काही नाही तसं त्यांनी लिहून दिलंय. अशी ऑर्डर काढली, ऑर्डर काढली. मी तुम्हाला एक सुचवतो, या संदर्भात मुंबईमध्ये शैलेश गांधी आहेत किंवा भास्कर पुबा आहेत ना, सुनील आया आहेत, मोहम्मद अफजल आहेत, त्याच्यावर तुम्ही तुमचा मेल इथं द्या, त्यांचे मेल मी तुम्हाला देईन, कारण अशा प्रश्नावर तिथं आपण सोल्युशन काढूया. कारण आता आपल्याला एक लार्जर मेल मी लिहून नाही घेणार, खाली चॅटमध्ये त्याच्यामध्ये पाठवा जरा प्लीज. आणखी एक जण हरिराम चौधरी आहेत, त्यांचं घेतलं की मग आपण पुढचा विषय काय घ्यायचा. दळवी साहेब उशिरा हात केला तुम्ही. दळवी साहेब बोला. हाँ, मैं हरिराम चौधरी. मेरे दो सुझाव है. महेश जगड़ी जी ने बहुत ही क्रांतिकारी सजेशन दिया है कि जो भी कानून बने वो इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है. अब ये प्रैक्टिकल में कैसे हो सकता है, इसके बारे में मेरे दो सुझाव है. महेश जगड़ी जी का ध्यान में रखना चाहूंगा, वो बाद में अपने रिएक्शन दे सकते हैं. नंबर 1, जब भी किसी ऑफिसर या स्टाफ का अपॉइंटमेंट होता है तो वो अंडरटेकिंग दे कि मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित ये कानून है और मैंने इन कानून के प्रोविजंस को पढ़ लिया है और मैं इनका पालन करूंगा. नंबर 2, हर साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जैसे होम डिपार्टमेंट है तो होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर साल एक रिपोर्ट भेजे होम मिनिस्टर को कि मेरे पूरे साल भर में ये सारे जो कानून थे मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित, इस कानून के अंतर्गत इतनी कंप्लेंट मेरे पास आई थी और इस डिपार्टमेंट की इतनी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है और बाकी जो नहीं रिजॉल्व हुई तो क्या कारण है. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. दळवी साहेब विचारा, तुमचा फोन अनम्यूट करून पटकन विचारा, कारण शेवटचा 2च हे घेणार आहे मी आणि थांबणार आहे. नमस्कार. पी वार्ड मुंबईची ऍक्शन घेत नाही ऑडिट कमिटी ऑडिट रिपोर्ट वरती. काय तुमचा आवाज येत नाहीये. त्याच्याबद्दल मला सॉरी बोला बेटा म्हणून. प्रश्न नाहीये, पण आम्ही रायगड जिल्ह्यामध्ये तुम्ही जसं म्हणताय शॅडो कॅबिनेट प्रति सरकार चालू केलेलं आहे आणि त्याला चांगला रिस्पॉन्स आहे. हा ठीक आहे, तुमचा जो रिस्पॉन्स आहे ना तो दळवी साहेब आम्हाला मेलवर पाठवून द्या किंवा एकदा आपण स्वतंत्रपणे बोलू सुद्धा, तो आम्हाला उपयोगी पडेल. अशी कोणी पहल केली असेल तर त्याच्यामध्ये इगो प्रॉब्लेम न करता ज्याचे ज्याचे चांगले सजेशन्स आहेत ते आम्ही घेऊ. तेवढे मात्र तुमची ईमेलवर पाठवून द्या तेवढे. आणि शैलेश गांधी, भास्कर प्रभू आणि विजय कुंभार, तुम्हाला तिघांना नमस्कार, कारण मी तुमचा स्टुडंट आहे. मुंबई युनिव्हर्सिटीला होतो मी. थँक्यू 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 थँक्यू. मला वाटतं आता शेवटचा प्रश्न कोणाचा घेऊन त्याच्यानंतर आपण गॅलेक्सी J2. आता काही तुमचा प्रश्न घेता येणं शक्य नाही, शेवटपर्यंत तुम्ही नावही सांगितलेलं नाही, तुमचं अनम्यूट होत नाही. तर आता आपण एका महत्वाचा विषय पुढच्या कार्यक्रमासाठी ठरवून घेतोय. नरेंद्र चूग इथे आहेत. एक मोठी घटना घडलेली आहे ज्याच्यावर आपल्या सगळ्यांचं दुर्लक्ष झालेलं आहे. पर्यावरण कायद्यामध्ये एक महत्वाचा बदल करण्याचं मागच्या वेळी मी जसं बोलवतो तसं घातलं जात आहे. त्याच्यामध्ये जे काही नागरिकांच्या सजेशन्स होते त्याला पूर्णपणे फाटा कसा देता येईल अशा पद्धतीने त्या कायद्यामध्ये बदल होत आहेत. त्याच्या संदर्भात सविस्तर लिहिता येईलच. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या ठिकाणी एखादा प्रोजेक्ट आला किंवा 2 लाख फुटापेक्षा एखादा मोठा प्रोजेक्ट असेल तर त्याची पूर्वी जनसुनावणी घ्यायची गरज पडायची. आता ही जनसुनावणीमध्ये अनेक तक्रारी यायच्या, म्हणून केंद्राने त्याच्यात बदल असा केलाय की जनसुनावणी पहिल्यांदा जर 40 दिवसात झाली नाही तर मग ती एजन्सी दुसरी एजन्सी नेमेल. त्यांनी जर केलं नाही आणि त्यांना जर जनसुनावणी घेण्यात अडचणी आले तर मग ते सांगतील की जनसुनावणी घेता येणं शक्य नाही, तुम्ही ईमेलनं 10 दिवसामध्ये सजेशन ऑब्जेक्शन मागवा. हा संपूर्णपणे नागरिकांच्या मतावर, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, त्यांच्या अधिकारावर घाला आहे. आत्तापर्यंत काही लोकांनी प्रयत्न केले तर आपल्याला थोडा उशीर झालाय, पण मला वाटतं या विषयावर लक्ष घालून आपण आपले विरोध आणि सजेशन ऑब्जेक्शन याच्यामध्ये दिले पाहिजेत. नरेंद्र भाई तुम्ही आहात का, कुठे आहात? नरेंद्र भाई गेले दिसत आहेत किंवा त्यांचा म्यूट झालाय तो. तर मला वाटतं या विषयावर हात घातला पाहिजे आपण, असं माझं मत आहे. आणखी कुणाला काही बोलायचं असेल, शैलेशजी, झगडे साहेब किंवा कचरे साहेब, कुणी आणखी काही बोलायचं असेल तर हा विषय आपण एक सार्वजनिक विषय म्हणून हातामध्ये घ्यायचा माझ्या डोक्यामध्ये आहे. कुणाचं काही ऑब्जेक्शन असेल तर तसं सांगावं, त्या दृष्टीनं सगळ्यांना एक मेल मी पाठवेन.
हा ऑब्जेक्शन नाही, म्हणजे बरेचसे चांगले विषय आहे, पण सर्व विषयावर चर्चा करायची जर हर एक ग्रुपमध्ये ठरवलं तर ते मला वाटते इफेक्टिव्ह होत नाही, असं माझं मत आहे. एन्व्हायरमेंट पण इम्पॉर्टंट आहे, मायग्रंट लेबर पण इम्पॉर्टंट आहे, कोरोना पण इम्पॉर्टंट आहे. शैलेश मुद्दाम मध्ये एक थांबवतो. इथं एन्व्हायरमेंटचा विषय नाहीये. इथं एन्व्हायरमेंट हा एक कायद्यामधला बदल एवढा विषय नाहीये. तर लोकांचं जे आपल्या पब्लिक हिअरिंग म्हणतो, कन्सल्टेशन होतं, त्याच्यावरचा आपला मुद्दा येतो. मी कबूल करतोय. माझं असंच म्हणणं आहे की मला असं वाटतंय की नागरिक इफेक्टिव्हली काम करू शकत नाही साधारणपणे, कारण की तो थोडं वाईड स्प्रेड होऊन जाते. वाटते हे पण चांगलं आहे, ते पण चांगलं आहे, ते पण चांगलं आहे. त्याच्यापेक्षा कदाचित फोकस राहिलं तर काही अचीव्ह करणं कदाचित शक्य आहे. हा, पण प्रत्येक वेळा जर एक विषय घेतला नाही तर आपण फक्त चर्चाच करत राहू. मग बघा, आय मीन आय लिव्ह इट टू दी. हा, जगदे साहेब. ठीक आहे, मला वाटतं की आपण या बाबतीमध्ये असं हे करण्यापेक्षा एकत्रित जगावे बोलून प्रायव्हेटली त्यांना असे विषय निवडून करायला काही हरकत नाहीये. की काही जेनेरिक विषय पण ठेवले पाहिजेत की कदाचित आता ही सुनावणी जी आहे ती केवळ काय एन्व्हायरमेंटसाठी नाही आहे, इतरसाठी सुद्धा ते जनसुनावणी हा प्रकारच जर मोडीत निघणार असेल आणि तो जर पब्लिकच्या विरोधात असेल, इनफॅक्ट जनसुनावणी करून आला तर हे लोकशाहीचं एक छोटासा त्याच्यामध्ये एक महत्वाचं पाऊल आहे की जनसुनावणी होणं. त्या स्थानिक लोकांच्या बाबतीमध्ये, आदिवासींच्या बाबतीमध्ये ते खरं म्हणजे सुरुवातीला त्याची जास्त हे झाली की आदिवासींचा त्याच्यामध्ये सहभाग असावा, तसं प्रत्येक प्रोजेक्टच्या बाबतीमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे जनसुनावणी हे केवळ एक प्रोजेक्ट आहे असं नाही. प्रत्येक ठिकाणी जनसुनावणी हा कॉन्सेप्ट म्हणून जर आपण करायचा असेल तर एक सेपरेट विषय केवळ एन्व्हायरमेंटशी निगडीत नाही ठेवतो. जनसुनावण्याला कोणीही हात लावू नये किंवा त्याला निगेटिव्ह करू नये असा एक विषय घ्यायला काय हरकत. हा, पण तोच विषय इथे येतोय, कारण आता त्यांनी सुरुवात एन्व्हायरमेंट पासून केली म्हणून जनसुनावणी प्रत्येक ठिकाणी. कारण आरटीआयचा तो गाभा आहे की लोकांना 41CD मध्ये जनसुनावणी हा मुख्य मुद्दा आहे की लोकांच्यावर ज्याचा परिणाम होतो त्याच्या बाबी लोकांना कळवणं किंवा त्यांची माहिती ऐकून घेणं. म्हणजे आता ते पर्यावरणाशी विषय तसाच तो आरटीआयशी सुद्धा निगडीत आहे. त्याच्यामुळे माझंही मत आहे की हा घ्यावा. आणखी कुणाचा विरोध असेल तर तेवढं प्लीज सांगा. कचरे साहेब, तुमचं काय मत आहे? नाही, हे कायदा डायल्यूट करण्याचा प्रयत्न आहे. मला असं वाटतं की आपलं ऑब्जेक्शन त्याच्यावरती पाठवलं पाहिजे. ठीक आहे. आणखी कोणी शेवटचे हे आहेत? जुगल राठी साहेबांनी, आणि आपण आज थांबतोय मग. हा, बोला बोला ना. म्यूट केलंय ना. हा हा, नाही, फक्त दोन गोष्टी आहेत. एक तर जनसुनवाईचा जो भाग आहे, कारण नागरिक आणि आपण म्हणा ज्या काय दरी जी आहे ती गुड गव्हर्नन्स से रिलेटेड आहे. आपला फोकस सगळा गुड गव्हर्नन्स रिलेटेड आहे आणि जनसुनवाई हा गुड गव्हर्नन्सचा एक भाग आहे, त्यामुळे त्याची सुनवाई हवी. हा एक भाग झाला. आजच्या चर्चेतलं टेक होम काय फायनली, तर त्याच्या दृष्टीनं काही टॉप 5 किंवा टॉप 10 मुद्दे काढून त्याच्या पुढे रोडमॅप किंवा लाईन ऑफ ऍक्शन कशी असावी, पॅराडाइम शिफ्ट पर्यंतची अशी काय असावी, त्याचं पुढे कुठेतरी विचार व्हावा. नाहीतर हे हवेत विरून जाईल आहे तसं. जगडे साहेब, मी बोलणारच आहे. त्याच्यामध्ये मला वाटतं की आपण हे जे एनजीओचा पुन्हा एकदा जो व्हॅक्युम झालाय देशामध्ये की गव्हर्नमेंट वरती कुठल्याही पद्धतीचं असं आता एक कोणी प्रेशर ग्रुप राहिलेला नाहीये. तो असा एक जेनेरिक प्रेशर ग्रुप झाला पाहिजे आणि तो गव्हर्नमेंटला सांगायला की तुमचा रोल काय आहे, प्रोसेसेस काय आहे, याची सुरुवात करण्यासाठी असा एखादा फॉर्मल ग्रुप जर तयार केला आणि मग त्या फॉर्म्युलेशन मध्ये मग तो नॅशनल असेल, स्टेट वाईज असेल, पण असं सुरू झाला पाहिजे. कुठेतरी त्याची मुवमेंट सुरू झाली पाहिजे आणि मग त्याच्यामध्ये एक एक असे प्रोग्राम घेता येतील आणि पब्लिक प्रोग्राम घेता येतील. गव्हर्नमेंटला आपल्याला पत्र पाठवता येतील की हे असं होणं गरजेचं आहे. मला वाटतं की ही याची बेसिक सुरुवात करायला हरकत नाही. आता टेक होम काय आहे हे जगडे साहेब, तुमची परवानगी असेल तर रिइमॅजिनिंग गव्हर्नन्स हा शब्द आम्ही वापरला तर चालेल का? कारण ह्या तुमची कन्सेप्ट होती ज्याचं त्याला विचारलेलं बरं असतं. या नावाने एक डोमेन नेम, रिइमॅजिनिंग गव्हर्नन्स या नावाने एक डोमेन नेम मी आज बुक करतोय. त्याच्यावर तुमचं जे काही हे असेल, म्हणजे आपण जे काही शॅडो जे काही करणार आहोत ते, आणि एक विषय जे ते ज्या ज्या क्षेत्रातले असतील त्या विषयावर त्या लोकांनी काम करत राहिलं पाहिजे. ही सुरुवात आहे. आपण प्रयत्न करणार आहोत. 1-2 दिवसामध्ये याची वेबसाईट बुक करून ते सगळ्यांच्या समोर ठेवलं जाईल आणि हे जे शॅडो जे काही करायचं आहे आपल्याला प्रशासन,
त्याची रूपरेषा आपण मला वाटतं पुढच्या मीटिंगची वेगळी तारीख देऊ आणि एक जे आपण जनसुनावणीवर ठरवलं त्याच्या संदर्भात ही एक मीटिंग घेतली पाहिजे. ज्यांना आवड आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये यायला हवं, कारण ते जर आता यशस्वी झालं तर पुढे आपल्या अनेक अशा गोष्टी हिरावून घेतल्या जातील. या 4 गोष्टींवर मला वाटतं आजचा संवाद चांगला झाला, रिस्पॉन्सही चांगला मिळाला, लोकांनी मतही चांगली व्यक्त केली. मी खरं तर सगळे आपलेच असल्यामुळे आभार मानणं फारसं बरोबर ठरणार नाही, तरी शैलेशजी, जगडे साहेब, कचरे साहेब आणि जे काही सगळे उपस्थित राहिले, आवर्जून उपस्थित राहिले, आपली मतं मांडली, ऐकून घेतली आणि पुढे जायची तयारी दाखवली, त्या सर्वांचे आभार मानतो. पुढची मीटिंग लवकरच होईल. वेबसाईट चालू झाल्यानंतर त्या वेबसाईटवर काय काय असावं या संदर्भात ही लवकरच एक मीटिंग घेतली जाईल, एवढं सांगतो. आणि आजची मीटिंग संपली असं आपण गृहीत धरूया. धन्यवाद सर्वांच्या वतीने. तुम्हाला पण धन्यवाद. तुम्ही सर्व धन्यवाद. धन्यवाद सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. चल.